हेलो हेलो। यस। गुड मॉर्निंग। यस। सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सभी को। निशानी लगा के आया हूँ बर्थडे की। एक्चुअली आज सुबह जब मैं जस्ट निकल रहा था तब अचानक से सरप्राइज करके दोस्त आ गए केक लेके। ठीक है, तो अभी मैं साथ में केक लाया हूँ ना। ठीक है, तो वो वही केक है, साथ में ही वहां पे केक लेके आया। बाकी जो भी है मैंने बोला कि ठीक है क्लास में देख लेते हैं। सर आज बहुत सुंदर लग रहे हो। अयो, शर्मा गया मैं तो। ठीक है, चलो। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कल के लेक्चर के लिए बहुत प्यार दिया। ठीक है, कमेंट्स मैंने देखे, कमेंट्स लाइक सभी। हाँ, चलिए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यस, अब मैं चेक कर लूंगा इंस्टा पे आपने मेंशन किया हो तो स्टोरी ऐड कर दूंगा। सर आ गए क्या? अरे क्या अभी मैं क्या जॉन सिन्हा बन गया हूँ क्या? वो गायब है, दिख नहीं रहा। क्या कर रहे हो तुम? थैंक यू वैष्णवी, आप बहुत स्मार्ट भी हो सर। थैंक यू थैंक यू। चलो आगे, अभी इसमें टाइम नहीं लगाते, वापस आते कंसेप्ट पे। बर्थडे तो आते रहते हैं, बैच इंपॉर्टेंट है। आपके लिए तो कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम है ना। मेरे लिए तो बर्थडे अभी क्या है, हो गए बहुत। लगभग अभी कितने, जानो तो कितने साल हो गए, कितने एज कितना हो गया वो बताना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हाँ इतना मैं बता दूं, मेरी शादी को कितने 16 साल हो चुके हैं, 16 ईयर्स शादी को कंप्लीट हो चुके हैं। तो उससे ऑनलाइन स्टूडेंट गेस कर सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए कल क्या पढ़ा था एक बार। सच में कुछ स्टूडेंट को मैं नहीं दिख रहा क्या? आज मैं दिख रहा हूं ना? आए, यहां पे डाल रहे सर आ जाओ, अभी तक नहीं आए। कहां हो सर? चलो ध्यान दो, कल हमने क्या पढ़ा था एक बार डेली रिवाइज कर लेंगे ताकि एक लिंक लगे कि आगे कंसेप्ट समझने में आपको आसानी हो। कल क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा था, व्हाट इज कॉस्ट। सबसे मेन डेफिनेशन है क्योंकि वही तो हमें पूरे बैच में करना है। कॉस्ट में क्या आता है बोलो? एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बराबर। तो इसमें वर्ड था एक्सपेंडिचर, हमने जो खर्च किया। ओके, चलो एक एक करके इसको हम सेपरेटली देखना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर और क्या था? एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल और नोशनल जो आपने मान लो रेंट पे किया, अगर आपने एक्चुअल में रेंट पे किया, जैसे कि ये जो हॉल है वो रेंट पे है, मैं एक्चुअल पेमेंट करता हूं, तो उसे हम बोलेंगे क्या? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और नोशनल क्या होता है? नोशनल ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत यूजफुल रहता है। आज शायद से उसका रेफरेंस आने वाला है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि अगर मैं यहां पे पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में ये तो बेसिक रहेगा कि मैं जो जॉब करके कमाता उससे उतना तो या उससे ज्यादा मैं कमाऊं, इतना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन रहेगा ना। तो मेरी डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे रहती है कि मैं वहां पे दूसरे ऑप्शन में कितना कमाता। अगर मैं जॉब करता तो मुझे मान लो 1.5-2 लाख महीने के मिल जाते, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे पढ़ा के कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट, हम उसमें कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहे, हम कुछ क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे, कुछ छोड़ रहे हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट वहां पे बोलते हैं। आगे और क्या था? इनकर्ड ऑन, उस चीज के ऊपर जो खर्च हुआ, डायरेक्टली इनकर्ड ऑन। और एट्रीब्यूटेबल टू, याद है? एट्रीब्यूटेबल टू। एट्रीब्यूटेबल क्या होता है? जिसके कारण, या तो उसके ऊपर खर्च हुआ या उसके कारण खर्च हुआ, या तो उसके ऊपर, उस गुड्स के ऊपर खर्च हुआ, उस एक्टिविटी के ऊपर, उस सर्विस के ऊपर खर्च हुआ, या उसके कारण हुए। ठीक है, अगेन मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल दे दिया या नोट्स दे दिए। ठीक है, तो मैंने आपके ऊपर खर्च किया, बराबर ना, आपको एक पर्टिकुलर कुछ उसके बदले में मिल गया, मटेरियल मिल गया। और ये जो लाइट चल रही है वो आप लेके नहीं जा रहे साथ में, चलो लाइट पैक करके घर पे लेके जाते, मटेरियल लेके जा रहे हो ना यहां से,
लाइट लेके जा रहे हो क्या? नहीं। तो लाइट आपके ऊपर खर्च हुआ ऐसा नहीं, बट आपका बैच चल रहा है उसके कारण खर्च हुआ है, ठीक है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल टू क्या? प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी। कोई प्रोडक्ट, सर्विस या एक्टिविटी और एक्टिविटी। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉस्टिंग। क्या होती है कॉस्टिंग? कॉस्ट कैलकुलेट करना। कॉस्ट कैलकुलेट करना क्या होती है? कॉस्टिंग। बहुत सिंपल टर्म्स में, मतलब इट इज टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? क्या होता है? रिकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है? कॉस्ट या जो भी खर्चे हो गए उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बराबर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे कॉस्टिंग के भी जो स्टेटमेंट्स बनते हैं वहां पे उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ा था। क्या था वो? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसे अप्लाई करना। मतलब वहां पे मैंने बताया था साइंस भी है, आर्ट्स भी है। जब आप पढ़ते हो तब वो साइंस है, जब आप अप्लाई करते हो तब वो क्या है? आर्ट्स है। ये चीजें वहां पे डिस्कस हो गई थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था? कॉस्ट कंट्रोल। जो मेन कंसेप्ट था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, बराबर। कॉस्ट रिडक्शन क्या फर्क पड़ता है? रिडक्शन के क्वालिटीज बताओ मुझे। नहीं, क्वालिटीज, क्वालिटीज, मेन क्वालिटीज सबसे पहले मैंने हाईलाइट की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद है क्या? क्या क्वालिटीज की? करेक्टिव। इट इज करेक्टिव, मतलब आपको कुछ करेक्शन करना पड़ता है। गोडाउन थोड़ा सा आपने पहले दूर बिठाया था, मतलब गोडाउन जो है वो इमीडिएटली आपने जहां पे फैक्ट्री में प्रोसेस चलते उसके बाजू में ला दिया। आपने क्या किया? करेक्टिव एक्शन ली, कुछ चेंज कर दिया, करेक्शन कर दिया। जो पहला सेटअप था उसमें कुछ आपने चेंज कर दिया, तब जाके कॉस्ट क्या होगी? कम हो गई। उससे कोई क्वालिटी सैक्रिफाइस होने वाली क्या? नहीं होने वाली। क्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से। क्लियर? उसके बाद में दूसरा आगे क्या था? करेक्टिव है, हाँ, परमानेंट। ये क्या होना चाहिए? परमानेंट। तो क्वालिटीज मैंने बताई थी, परमानेंट, परमानेंट रिडक्शन होना चाहिए। बाद में क्या? ये करेक्टिव है। और क्या था? नो सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, ठीक है। नहीं तो आप वहां पे मैंने बोला था चीज बस पिज्जा, उसमें चीज नहीं डालोगे, ठीक है। ये एग्जांपल वहां जो बताया था, कॉस्ट रिड्यूस तो होगी, बट उससे क्या हो जाएगा कि क्वालिटी कम हो रही है, तो ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? मेंटेनेंस। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, बराबर, रिड्यूस करना। उसमें हम स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? चैलेंज करते हैं। क्लियर? स्टेबिलिटी कहां पे एक्सपेक्टेड है? कंट्रोल में, ठीक है। और रिडक्शन में क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एज। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? प्रिवेंटिव क्या है? रिडक्शन, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल क्या है? प्रिवेंटिव। और रिडक्शन क्या है? करेक्शन, ठीक है। और क्या था? पास्ट एंड प्रेजेंट कहां पे कंट्रोल चेक किया जाता है? कॉस्ट कंट्रोल में। और रिडक्शन कहां पे? प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। क्लियर? और कुछ बचा है? इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, यहां पे क्या है? कॉस्ट कंट्रोल जो है एग्जिस्टिंग कंडीशन में लोअर कॉस्ट लाने की कोशिश करता है, ठीक है। और रिडक्शन बोलता है कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं है, कंडीशन चेंज कर सकते हैं, तब जाके कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्या? हाँ हाँ, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल वहां पे क्या है? जब टारगेट अचीव होता है कॉस्ट कंट्रोल खत्म होता है, और रिडक्शन कभी भी एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। आगे हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक क्या हो जाती है, एक लिंक लग जाते, कल हमने क्या पढ़ा था उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले। तो डेली जाते वक्त रिवाइज कर लेंगे, घर पे आप रिवाइज कर लेना, आने के बाद में रिवाइज कर लेंगे। 3-3 बार रिवीजन हो जाएगी, जिससे आपके दिमाग में रूल जितने क्लियरली बैठ जाएंगे उतना हम जब सॉल्व करेंगे उस वक्त गड़बड़ नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट यहां पे ये देखो, हमने पढ़ा था व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने कल एक बात छेड़ी थी कि कौन सा? कंट्रीब्यूशन, याद है क्या? कल बोलते बोलते मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन आपको पहले समझना पड़ता है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आज वो समझ लेंगे व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का इतना इंपैक्ट पड़ता है डिसीजन मेकिंग में, क्यों कैसे आज वो जान लेंगे। और जब आप एक्चुअल चैप्टर्स में जाओगे कि आपको डिसीजन लेना है, तब आपका अगर क्लैरिटी हो कंट्रीब्यूशन क्या है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। अदरवाइज डिसीजन लेना जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, आपको पता नहीं कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या है बताओ। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन बढ़ गया,
प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वो जो कॉस्ट है टोटल में बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। मैंने सिंपली बोला था आपको, नोट्स, आपके जो नोट्स है वो मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि 50 स्टूडेंट आगे मुझे 50 से प्रिंट करने पड़ेंगे, और पर यूनिट मैंने बोला पर नोट्स मुझे 800 रुपए खर्च होता है, तो 800 इंटू 50 मुझे 40,000 पे करने पड़ेंगे, और वहीं पे ही 100 स्टूडेंट्स आ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 800, 100 स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज पर स्टूडेंट नोट्स के मुझे जाएंगे, तो कितना जाएगा, 80,000। तो क्या हो गया, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ आउटपुट स्टूडेंट्स या कोई भी वहां पे क्या है जो फैक्टर है वो चेंज होता है, तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर, तो उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स क्या है, मैंने एग्जांपल बताया था, क्लास का रेंज जो है वो फिक्स है। यहां पे 100 की कैपेसिटी है, 50 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो भी मुझे 70,000 रेंट देना पड़ेगा, और 100 स्टूडेंट्स बैठते तो भी कितना देना पड़ेगा, 70,000 देना पड़ेगा। तो ये क्या है, फिक्स है। तो ये भी क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन आगे जाके आपको ये सुनने को मिलेगा, फिक्स कॉस्ट भी एक लिमिट तक फिक्स रहती है, उसके आगे वो वेरिएबल बन जाती है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स 150 आ गए, 150 आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नया हॉल लेना पड़ेगा ना, समझे ना, बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, मतलब उसके आगे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो आगे डिस्कस कर लेंगे, डिटेल में जाएंगे। बट फिक्स कॉस्ट भी एक लिमिट तक फिक्स रहती है, कोई भी कॉस्ट फिक्स एक लिमिट तक रहती है, कभी भी याद रखना। आप अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि पहले आप 5,000 क्वांटिटी बनाते थे, अभी 5 लाख क्वांटिटी बना रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि सेम फैक्ट्री में बनेगा। फैक्ट्री क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। समझा गया, फैक्ट्री क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी 2 दिन पहले वाली बात है, यहां पे जो प्रिंटिंग अपने ऑफिस के बाजू में जो प्रिंटिंग का शॉप है, उन्होंने नोटबुक प्रोडक्शन का फैक्ट्री खोली है। अभी उन्होंने खोला था, आई थिंक जितना उन्होंने मुझे बताया था कि अभी 5,000 स्क्वायर फीट जगह थी जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया, 1 साल हो गए शायद से, ठीक है। तो बोले कि अभी ऑर्डर्स बढ़ गए तो अभी मशीन और बढ़ाने पड़ेंगे। मशीन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, और जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी हम दूसरी जगह देख रहे हैं जो 15,000 स्क्वायर फीट है। तो क्या हो गया, रेंट पहले 5,000 स्क्वायर फीट के लिए 5 लाख दे रहे थे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेंट पता नहीं, 5 लाख दे रहे थे, तो अभी कितना देना पड़ेगा, 10 लाख 15 लाख जो भी बनता है 15,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा ना। मतलब वो रेंट भी एक लेवल तक फिक्स था, उसके बाद में वो क्या हो गया, चेंज होगा। कभी भी याद रखना, फिक्स कॉस्ट जो है वो एक लिमिट तक फिक्स रह सकती है, बट वो आगे देख लेंगे। क्वेश्चन आपको बताता है कि कितने लेवल तक वो फिक्स रहने वाली है, बट उतने लेवल तक जितना भी आप यूनिट प्रोड्यूस कर लो, आपको कॉस्ट सेम रहने वाली है। ये एग्जांपल समझे ना, कंफ्यूजन नहीं है। फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहती है, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी यहां पे डिसीजन कैसे होता है, ठीक है, चलो मतलब एक फॉर एग्जांपल कैसे डिसीजन होते हैं मैं आपको बता दूं। एक हॉल है, ठीक है, ये बहुत आसानी से आप डिसीजन ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। ये मतलब आप बहुत सी बार क्या होता है कि इसे कॉस्टिंग करके देख रहे हो, इसे आप एक लॉजिक करके देख लो ना, तो मुझे लगता है कि ये डिफिकल्ट नहीं है देन, ठीक है। मान लो ये हॉल जो है इसके लिए मैं 70,000 पे कर रहा हूं, 70,000 पे कर रहा हूं। ये कैपेसिटी हॉल की है 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। मान लो 100 स्टूडेंट्स आ गए, 100 स्टूडेंट्स आ गए, बराबर। 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन होने के बाद में स्टिल वहां पे और 5 या 10 स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, बट बिल्कुल भी कैपेसिटी बची नहीं है कि हम उस हॉल में बिठा दें। समझा ना, सिचुएशन समझा सभी को, प्रॉब्लम समझा। एक हॉल है जहां पे कैपेसिटी कितनी है, 100 स्टूडेंट्स की है, 100 एडमिशन हो चुके हैं, और कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, मैं लेता हूं 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, क्लियर। तो ऐसी केस में 10 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, तो मैंने क्या करना चाहिए, उनको एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक डिसीजन मेकिंग है ना। अभी क्या होगा, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे क्या होगा, सब लोग ध्यान सुनो, कि मैं इस हॉल में नहीं बिठा सकता, तो मुझे हॉल चेंज करना पड़ेगा। फाउंडेशन में अपना हो गया था, हॉल चेंज हो गया था, यहां पे बैठे थे आप, ठीक है, फिर से बड़ा हॉल लेना पड़ा अचानक से वहां पे, कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, तो इस वजह से हॉल चेंज करना पड़ा था, ठीक है। तो उस वक्त वहां पे कितने स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वो भी तो सोचना पड़ा ना, ठीक है। तो ऐसी केस में 100 स्टूडेंट्स जो है, 100 स्टूडेंट्स जो है वहां तक मुझे 70,000 पढ़ने वाला। जैसे ही मैं नया हॉल देखूंगा, क्या मुझे 110 स्टूडेंट का हॉल मिलेगा, सोच के बताओ, क्या मुझे ऐसा हॉल मिलेगा जो 110 कैपेसिटी का होगा एग्जैक्ट। यहां पे आपको पता है क्या, 100 स्टूडेंट्स के बाद में डायरेक्टली कैपेसिटी 200-250 की है। बात को समझो, 100 के बाद में डायरेक्टली कैपेसिटी कितनी है, 200-250, मतलब लगभग 250 की कैपेसिटी है 100 के बाद में, ठीक है। अभी मैं अगर 70,000 पे करता हूं, मैं अगर 70,000 पे करता हूं 100 की कैपेसिटी के लिए, तो ऐसी केस में मैंने अगर 10 एडमिशन ले लिए, उसके लिए नया हॉल देखना हो,
नया हॉल देखना हो तो कितने का कैपेसिटी का मिलेगा? 200। मतलब मुझे उसके लिए नहीं बोले तो भी 1,40,000 या 1 लाख कम किया उसने तो भी 1,30,000 तो देने पड़ेंगे। तो मैंने ये हॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या 10 एडमिशन को ना बोलना चाहिए? नहीं वो तुम ऑनलाइन आ जाओ, या तुम वहां पे क्या कर लो, कहीं और एडमिशन देख लो, हाउसफुल, मतलब बैच के भी आगे लगा देंगे, ठीक है, बैच इज फुल, ठीक है, हाउसफुल हो गई बैच। क्या कौन सा डिसीजन, ये लॉजिकली आप सोचो डिसीजन लेना सही है कि नहीं। मान लो फीस जो है फेस टू फेस की कितनी है? 10,000। फेस टू फेस की फीस कितनी है? मान लो 10,000 है, ठीक है, जो कि अभी भी है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 10 स्टूडेंट कितना मैं कमाऊंगा? कितना? 1 लाख कमाऊंगा, ठीक है। बट मैं अगर ये बैच 2-2.5 महीने चलती है और वहां पे मुझे रेंट देना पड़ता है, ठीक है, तो वो कितने से बढ़ रहा है? लगभग मंथली मैं अगर लेके चलता हूं 1,30,000, 1,30,000। और यहां पे कितना, पहले कितना था नए हॉल का? 200 कैपेसिटी, ठीक है, और 100 कैपेसिटी, बराबर, तो कितना है? 60,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 2 महीने के लिए मैं दूंगा या 2.5 महीने, लगभग 2.5 महीने में दूंगा, तो इंटू 60,000 मैं एक्स्ट्रा दूंगा इंटू 2.5 मंथ्स, कितना हो जाता है? 1,50,000। मतलब मैं 1 लाख रुपीज कमाऊंगा, 1 लाख 10 स्टूडेंट के पीछे 10,000 मैं फीस मानता हूं, तो उसके पीछे 1 लाख कमाऊंगा, बट कितना पे करूंगा? 1,50,000। तो इसमें डिसीजन मेकिंग क्या है, मतलब क्या डिफिकल्ट क्या है इसमें? बात समझ में आ रही? क्या क्या डिफिकल्ट है इसे समझ में? ठीक है, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आपका क्या डिसीजन होगा? ले लो एडमिशन या मत लो? मत लो एडमिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनसे जो टोटल अमाउंट आएगा उससे ज्यादा तो आप पे कर दोगे, मतलब बचेगा तो कुछ भी नहीं उसमें से, उल्टा 50,000 आप एक्स्ट्रा पे कर दोगे। हॉल बड़ा होगा तो लाइट बिल ज्यादा आएगा, एसी वहां पे बड़े लगेंगे, यहां पे अगर एक दो एसी है तो वहां पे 4 एसी होंगे, लाइट बिल ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें वहां पे, इवन यहां पे जो साफ करने के लिए जो ये आते हैं, मतलब जो साफ करने के लिए जो पर्सन आते हैं, वो भी इस हॉल का और नीचे वाले हॉल का अलग अलग चार्ज कर लेते हैं। मतलब मान लो यहां पे लेंगे वो 500 रुपए, तो वहां पे लेंगे 1,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो हर चीजें उसके साथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसी केस में मैंने और 10 एडमिशन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो यही है एक तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या ये मार्जिनल, कि एक एक एडमिशन बढ़ने से कॉस्ट कितनी बढ़ रही, बराबर। अगर अगर एक एडमिशन बढ़ने से कॉस्ट जो है, जो बढ़ रही है, वो रेवेन्यू से कम है, वो अगर रेवेन्यू से कम है, कॉस्ट रेवेन्यू से कम है, तो मैं सोच सकता हूं वो एडमिशन देने के बारे में। समझ आ गया? तो आपको ये सोचना पड़ेगा फिर कितने एडमिशन चाहिए अगर बिठाने हो तो, ठीक है। आप बोलोगे मिनिमम 20 एडमिशन तो होने चाहिए सर, 2 लाख तो आ जाएंगे, 1.5 लाख जो रेंट का है वो निकल जाएगा, और रुपए का 50,000 किसके लिए जाएगा? अदर जो छोटे छोटे खर्चे उसके लिए जाएगा। नहीं तो क्या मतलब बनता है? मिनिमम 20 स्टूडेंट हो तो हम क्या करेंगे? और एडमिशन दे देंगे। तो ये जो मैंने बता दिया ये डिसीजन मेकिंग है। ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा छोटा और थोड़ा आसान है, इसमें और फैक्टर जोड़ देंगे, मल्टीपल खर्चे जोड़ देंगे, और आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये डिसीजन हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट आप जितना इसमें लॉजिक यूज करोगे ना, रादर देन फॉर्मूला, आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अगर आप फॉर्मूला वाइज जाते हो ना, ठीक है, तो 100% आप गड़बड़ कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लॉजिकली सोचो, ये लॉजिकल, सबसे लॉजिकल हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है। क्लियर? आप यहां पे सोचो कि मैंने डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे 1 लाख मिलने के बदले में जाएंगे 1.5 लाख, ठीक है। तो कुछ कोई सेंस नहीं बनता, और ये जानने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पे आना चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं मेरी बेटी जो है 5वीं में, उसको ये बता दूं, ठीक है, कि 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है और 1 लाख की मिल गए, तो क्या बोलेगी? मत करो, बराबर ना। तो लेकिन ये कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे में समझना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट है? ये समझा? ये समझा क्या बोला मैंने अभी? अभी इसके ऊपर डिस्कशन चलने वाला है, इस वजह से मैं यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिया है। यस यस यस, लाइक नहीं किया बहुत से स्टूडेंट ने, ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स है बट लाइक बहुत कम है, क्या हुआ? सर रात को मैसेज कर करके उंगलियां थक गई सर, अभी बटन नहीं दब रहा है सर, ठीक है। हमने मैसेज किया था बाबू ने थाना थाया, तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो 100 बार मैसेज किया है सर बाबू ने थाना थाया, ठीक है। तो उंगलियां सर दुख रही है। कॉमन सेंस, यस कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस देखो, मैं अभी यहां पे आपको कुछ फॉर्मुलेस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं इंटेंशनली आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चल रहा हूं, थोड़ा सा,
ठीक है, कल थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड था, आज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, सर दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, लाइफ का एक अच्छा खासा पोर्शन मैंने इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ा है, मतलब जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो अकाउंट्स पढ़ा है और कॉस्टिंग वहां पे पढ़ा दिया है, उसमें स्पेशली अकाउंट्स। तो ऐसी केस में दोनों सब्जेक्ट वहां पे बहुत सालों तक मैंने पढ़ा है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कोई भी चीज हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे एक्सप्लेनेशन या कहीं पे लॉजिक कम पड़ रहा है। ठीक है, ये तो 100% वहां पे इंश्योर कर देता हूं। ठीक है, यस वही, आपका माइंड यूज कर लो, ये मुझे चाहिए। ठीक है, और जो एक कॉमनली बोला जाता है, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। ठीक है, वो सुना होगा आपने। ठीक है, अनकॉमन, हम वो सोचते नहीं, कॉमन कॉमन तरीके से सोचिए इस चीज को। ठीक है, अब यहां पे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ठीक है, कि आपको अगर, ठीक है, कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? सेल्स जो है, ओके, उसे वहां पे क्या है कि कंट्रीब्यूशन से, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दो, ऐसा एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, रादर देन ये फॉर्मूला समझने की बजाय ये आया क्या, ये कैसे, वो समझ लो। मतलब जो आज हम थोड़ा सा समझ लेंगे, ये कंट्रीब्यूशन आज नहीं तो कल मुझे आपको पढ़ाना है, कंट्रीब्यूशन समझेगा तो बहुत सी जगह पे उसका, बहुत सारे चैप्टर में उसका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा आपको डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग जब भी लेना है तो आप समझोगे कि इतना रिकवर हो रहा है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, अगर लॉस, ठीक है, लॉस कम करने के लिए कभी कभी आपको लॉस पे बेचना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है सर, पागल हो गए? ठीक है, लॉस कम करने के लिए कभी कभी आपको लॉस पे बेचना पड़ता है। तो ये आपको कंट्रीब्यूशन सिखाता है। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि लॉस हो रहा है मतलब आप मत बेचो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। लॉस पे बेचना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। क्या सिचुएशन होती है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कभी लॉस बचाने के लिए लॉस पे बेचना पड़ता है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, अलग स्टेटमेंट है, बट वो चीज को हम समझेंगे। सो डिसीजन लेते वक्त आपको इस तरह से लेना पड़ता है। आप वहां पे बहुत से बार देखते हो जोमेटो, ठीक है, या वहां पे स्विगी, ऐसे कुछ वहां पे देखते हो, वो क्या करते हैं, अगर वहां पे बाहर, अभी आजकल नहीं होता है, आजकल अगर मतलब वहां पे आजकल नहीं, 2-3 साल पहले वाली बात मैं बोल रहा हूं। आज क्या होता है, ठीक है, आज 200 रुपए का अगर कोई डिश है तो आपको 300 रुपए मिलती है, उसमें डिलीवरी चार्जेस जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाद में वहां पे क्या पैकिंग चार्जेस जुड़ जाते हैं, जीएसटी जुड़ जाता है, सभी चीजें जुड़ जाती है। पहले एक टाइम था 200 रुपए की प्लेट आपको 100 रुपए में घर में मिल जाती थी। देखा है क्या आपने, कभी ऐसा किया है क्या? नहीं, ऑर्डर नहीं किया कभी? पहले 3 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, 2 या 3 साल पहले, 3-4 साल पहले जो भी होगा, ठीक है, वहां पे कोड लगता था, कोड लगा दिया तो क्या हो जाता, 50-100 रुपीज ऑफ। तो 200 रुपए का मैंने ऑर्डर किया, 100 रुपीज ऑफ, तो कितने में आ जाता है? 100 रुपए। ठीक है, या वहां पे 30% ऑफ कितने में आ जाता था? 140 में। बट जो सामने वाला पर्सन है, कौन सा पर्सन? जो होटल है, जो सेल कर रहा है, जो वहां पे क्या है कि प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, उनको तो पैसा जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिलता था। ठीक है, ये कैसे आपको कैशबैक दे रहा है? बहुत सी बार पेटीएम पे आप अगर लाइट बिल पे करते हो तो उस केस में, लाइट बिल के केस में वहां पे क्या होता था कि आप अगर लाइट बिल पे करते हो तो 10% आपको क्या हो जाएगा, कैशबैक आ जाएगा। समझ आ गया? क्या उनको लॉस नहीं हो रहा है? समझ आएगा? क्या उनको लॉस नहीं हो रहा है? ये बात को समझो, क्या उनको लॉस नहीं हो रहा है? जो चीज वहां पे देखो, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूं, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं ताकि आप उसे कॉस्टिंग के साथ रिलेट कर पाओ। 200 रुपए की प्लेट है, मान लो उसके ऊपर ये जो स्विगी, या एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये 30% चार्ज करते हैं उनका कमीशन, तो उनको बेसिकली कितने में पड़ रहा है? 140 में। उनको कितने में पड़ रहा है? 140 में। इज इट क्लियर? उनको जो वेरिएबल कॉस्ट है जो पे करनी पड़ेगी, जितने ऑर्डर्स आएंगे उस हिसाब से 140 पर ऑर्डर पे करना पड़ रहा है उस होटल वाले को, 140 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, वो अगर अपने वेबसाइट पे या अपने ऐप पे 20% का कोड दे दे, ठीक है, मतलब 200 रुपए की जो चीज है वो क्या हो जाएगी, 20% ऑफ में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ में मिल जाएगी। तो ऐसे केस में कितना हो रहा है? 160। स्टिल वो कितना कमा रहा है? स्टिल समझा ना, 200 रुपए में से 140 देना पड़ रहा है 30% कमीशन कट करके। ठीक है, कमीशन कट करके, और वो 200 रुपए की चीज आपको कितने में ऑफर कर रहा है? 20% डिस्काउंट पे, मतलब कितना? 160 पे। 160 पे। तो आपको दिखते वक्त क्या दिख रहा है? 200 रुपए की चीज कितने में मिल रही है? 160। होटल में चले गए तो 200 रुपए में मिल जाएगी, बट घर पे बैठ के खाते हो तो 160 में मिल जाएगी। तो आप चूज कर लोगे क्या? हम ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी केस में स्टिल वो कितना है? स्टिल वो क्या है? 160 माइनस 140, 20 रुपीज अभी भी कमा रहे। मतलब उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो उनके प्रॉफिट से सैक्रिफाइस किया। और कभी कभी वो लॉस भी इनकर करते हैं, कस्टमर्स को क्या कहते हैं?
ज्वाइन करने के लिए, या कस्टमर को क्या कर सकते हैं, टारगेट करने के लिए, कस्टमर्स और लाने के लिए, वो वहां पे लॉस भी उठा सकते हैं, ऐसा वहां पे हो सकता है। बट जब भी वहां पे आप ऐसे कोई सिस्टम देखते हो तो वहां पे कंट्रीब्यूशन करके कंसेप्ट सामने आ जाता है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? ठीक है, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले कल एक कंसेप्ट पढ़ाई थी, वो मुझे एक बार रिवाइज करनी है, वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या थी? सेमी वेरिएबल क्या होती है? मैंने किसका एग्जांपल लिया था, बोलो? ठीक है, क्या एग्जांपल दिया था? इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने बोला था 200 रुपए जो है वो तो आपको लगने ही वाला है, भले आप यूज करो मत करो, बिल तो उतना आएगा ही, फॉर एग्जांपल। ठीक है, देन वहां पे मैंने क्या बोला था, फटाफट, अगर उसके आगे यूनिट यूज करते हो तो पर यूनिट कितना चार्ज लगेगा, फॉर एग्जांपल 7। ठीक है, तो आपने 200 यूनिट यूज किए इलेक्ट्रिसिटी के, जो यूनिट किस में होता है, वैट्स में होता है, किलोवाट जो भी है, ओके, तो उसमें तो 200 यूनिट्स यूज किए तो आपको कितना बिल आ गया, 1400, मतलब कितना आ गया, 1600। 200 पे फिक्स चार्ज, और ये 400, 1400 क्या है, वेरिएबल चार्ज। तो ये जो 1600 है ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। तो आपका लाइट बिल क्या है, सेमी वेरिएबल। तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, याद कर लो कितना लगता है आपको खर्च, 50,000। ओके, और 9,000 10,000 प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या लगता है, 90,000। तो ऐसी केस में क्या हो गया, आपने एक देखा कि आपके यूनिट्स बढ़ गए 5,000 से, बट कॉस्ट में जो वेरिएशन है, कॉस्ट में जो वेरिएशन है वो कितनी है, 40,000। जो वेरिएशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएशन कितना है, 40,000। कितने यूनिट के पीछे, 5,000। 40,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आता है, बोलो? 8,000। 8,000 सॉरी 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए आता है। देन आप क्या आपने क्या किया, 5,000 पे देखो फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपको पता है इस लेवल पे कितनी है, 5,000 यूनिट्स पे। कल का एग्जांपल है, मैं इंटेंशनली रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं आगे इसको और कंसेप्ट के साथ जोड़ पाऊं आज के। ठीक है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी कितना है, कितने यूनिट्स है, 5,000 इंटू 8, पर यूनिट कितना पड़ता है, 8 रुपए, 8 रुपीज। तो 5,000 इंटू 8 कितना, 40,000 हो गया। तो आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये जो है 40,000, ये जो 40,000 आ जाएंगे, इसके 40,000 ये 50,000 से लेस हो जाएंगे, कितना बचेगा फिर, टीएफसी इज इक्वल टू 10,000, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000। इज इट क्लियर? डन? ओके, कोई डाउट है यहां तक क्लियर? अभी यहां से आगे ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से समझना। ये वाला कंसेप्ट है ना, बहुत बहुत शिद्दत से मैं भी पढ़ाऊंगा, आप भी अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से समझ लेना, ताकि एक बार आप लॉजिकली क्लियर होते हो किसी चीज से, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली अगली बार उस लॉजिक को अप्लाई करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो। और बहुत सारे चैप्टर में ये जो कॉस्ट है इनका आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनना, रेडी? ऑनलाइन स्टूडेंट बता दो, रेडी? ये कल का ही है, ये जो पढ़ाया था ये कल का ही है, ठीक है, बट इसके ऊपर हमें आगे थोड़ा सा बढ़ना है, ऑन द बेस इससे स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन समझना। अच्छा, ये अगर क्लियर हो तो मुझे ये बताओ, ये जो बॉटल है अभी भी यहीं पे पी नहीं क्या आप लोग ने? ठीक है, गए, हाँ 2 गए, ठीक है, चल, तो बोलो ये बॉटल आपको क्या लगता है, ये बॉटल बनाने में आपने कितना किया, आई थिंक 10 रुपीज पे किया होगा, शायद से 10 रुपीज पे किया होगा, 10 to 15 जो भी है, 10 रुपीज, छोटी बॉटल है ना, 10 रुपीज पे किया होगा, बराबर। क्या आपको उसके बदले में जो मिला है वो 10 रुपीज का मटेरियल मिला है? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आपने इसके लिए 10 रुपीज पे किया, क्या आपको उसके बदले में 10 रुपीज का मटेरियल मिला है? क्या मिला आपको मटेरियल, मतलब जो भी मिला है, क्या मिला है, ये क्या बोलता है, ये प्लास्टिक है, अंदर क्या है, पानी, ठीक है, तो क्या ही कॉस्ट होगी, ठीक है, प्लस हाँ ठीक है, ये पैकिंग करने के लिए लोग वगैरह वहां पे काम कर रहे होंगे, तो आपको सच में जो मिला है वो मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो 10 रुपए का है क्या? अभी आप देखो, जब आप 10 रुपए पे करते हो, तो सामने वाला, मतलब आप प्रोड्यूसर, आप मान लो कि ये बॉटल मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, इसमें से लेट अस से 4 रुपीज मटेरियल या ये बनाने का खर्चा, 4 रुपीज मटेरियल या ये बनाने का खर्चा है जो भी है, और बाकी जो पैसा एडिशनल आ गया 6 रुपीज, 6 रुपए जो आपके पास आ गया, 6 रुपीज जो आपके पास आ गया, वो क्या है, एक्स्ट्रा आ गया ना,
ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया ना। आपको समझा ना क्या बोला, 10 रुपए में से आपको जो मिला है एक्चुअली 4 रुपीज का है, एक्चुअली 4 रुपीज का है। क्लियर, जो मिला है। आप बोले सर उसके लिए मशीन बनी थी, मशीन मुझे थोड़ी ना मिले। इसके लिए मशीन बनी है सर, मशीन मुझे थोड़ी ना मिले। मुझे तो तुमने क्या किया है, एक प्लास्टिक दिया है, उसमें पानी दिया है, और मैं ये मानता हूं कि ठीक है ये ऐसे ही नहीं बना होगा, वहां पे क्या है कि एक लोगों ने वहां पे लाके दे दिया, जो भी वहां पे चीज है, ठीक है। मतलब उसमें से 4 रुपीज का ही मुझे मिल गया कुछ अमाउंट, ज्यादा नहीं मिला, मैंने 6 रुपीज एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है, 6 रुपीज एक्स्ट्रा दे दी। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो आप 6 रुपीज दे रहे हो, दैट माइट बी द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दैट बिजनेस। आपने उस बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसमें से 4 रुपए तो बाहर पे कर रहे, समझा ना। ये जो प्लास्टिक है, ये जो पानी है, उसके खर्च उनको भी आ रहा है ना, वो बाहर वालों को दे रहे, वर्कर्स को दे रहे, ठीक है, मटेरियल लाने के लिए दे रहे। 4 रुपए उनके पास से बाहर जा रहे, बाहर जा रहे, समझ लो ये बाहर जा रहे। उनके हाथ में कितना बच रहा है, 6। मतलब आपने उस बिजनेस में एक्चुअली कितना कंट्रीब्यूट किया, 10 रुपए या 6 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए तो बाहर जा रहे ना। लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, आपको ये प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ वेरिएबल कॉस्ट की ना, एडिशनल कॉस्ट की, वो एडिशनल कॉस्ट तो वो बाहर पे कर देंगे, एडिशनल कॉस्ट जो है वो तो बाहर पे कर देंगे। और अगर हम लेते या नहीं लेते, उनका जो मशीन है या उनका जो सेटअप है, उसका कॉस्ट उनको लगने ही वाला था। वो कौन सा कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट था, वो तो वे लगने ही वाला था। मैंने ये बॉटल ली, इस वजह से उन्हें और 4 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आ गया। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल पे बात बोल रहा हूं। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूं तो मैंने उनका खर्च बढ़ा दिया, हाँ है ना। मैं उनका कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूं, मैंने उनका कुछ खर्च बढ़ाया कि नहीं, ठीक है। आज आप मेरे पास एडमिशन लेते हो, आपने मेरा खर्च बढ़ा दिया, सर आपका इनकम बढ़ा दिया, सर ऐसा क्या बोल रहे हो। अरे खर्च पे, अभी फोकस खर्च पे करो, खर्च बढ़ा दिया, ठीक है। नहीं सर एडमिशन नहीं लेते, आपका खर्च नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अरे ऐसा मत सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है। खर्च बढ़ गया मेरा, कितना बढ़ गया खर्च, ठीक है। अगर देखा जाए तो खर्च एक्चुअल में बढ़ गया, अगर एकदम लिटरल मीनिंग में ले तो नोट्स का खर्च बढ़ गया मेरा, ठीक है। मेरे जो एफर्ट्स है वो नहीं बढ़ रहे, मतलब मैं जो अपने साइड से लगा रहा हूं एफर्ट्स, ठीक है, या मैंने जो वहां पे की जॉब छोड़ के यहां पे खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये बेंचेस जो है उसका खर्च चेंज नहीं हो रहा है, आप ये खर्चा नहीं बढ़ा रहे हो, ये ऑलरेडी किया हुआ है, रेंट ऑलरेडी किया हुआ है, ये जो कैमरा है, ये जो सिस्टम है, ये सब लगा हुआ है। आपने मेरा खर्च जो है वो लगभग कितने से बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल जो भी नोट्स की कॉस्ट है 800 वहां पे लेके चलते हैं, कलर्ड नोट्स एक एग्जांपल लेके चलते 800 से बढ़ा दिया। अदरवाइज आपने क्या खर्च बढ़ा दिया, सर आप पार्टी दोगे तो उसमें भी खर्च बढ़ेगा सर, ठीक है। अभी बर्थडे है सर, ठीक है, तो उसकी पार्टी होगी तो उसमें खर्च बढ़ जाएगा, एडमिशन बढ़ेंगे तो, ठीक है। बट वो ठीक है, वो अपने वहां पे क्या कि क्लास का नहीं लेते हैं, ठीक है, वो हम वहां पे क्या कि एज एन रिलेशन बर्थडे पार्टी हो गए वैसा करते हैं, ठीक है। तो आपने मेरा खर्च बढ़ा दिया, मतलब 10,000 में से आपने मेरा 800 रुपए खर्च बढ़ा दिया। मतलब मुझे जो बच रहा है वो है 9,200। आपके आने से या ना आने से मुझे फर्क नहीं पड़ता था, ये जो ऊपर का 800 छोड़ के ऊपर का जो मैंने ऑलरेडी खर्च किया वो तो हो ही गया था, वो तो चल ही रहा था। ये दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखो। तो कोई अगर ऐसा होता है कि कुछ वहां पे एक आध स्टूडेंट आके बोलता है सर एक काम कर दो ना सर, मतलब उनके घर की सच में बहुत ही खराब सिचुएशन है, ठीक है, वो आगे अगर मुझे बोलता है कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, ठीक है, मैं सोच रहा हूं मेरा रेंट कैसे रिकवर होगा। बट ये एडमिशन नहीं आया तो भी क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ गया। तो ही फर्क, मतलब रेंट तो जाने ही वाला ना, बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, रेंट तो जाने ही वाला है ऐसे केस में। तो एडमिशन नहीं आया तो भी वहां पे रेंट जाने ही वाला है। तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। उन्होंने बोला कि सर एक काम करो ना 5,000 फीस कर दो। मैंने बोला 10,000 बाहर तो वहां पे 20,000 फीस है, मैंने तो 10,000 लिया, आप बोल रहे हो कि 5,000 कर दो, ठीक है। तो बोल रहे कि नहीं उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते सर, सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है। तो ऐसी केस में मेरे पास एक चॉइस है, या तो हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। आपको क्या लगता है, हाँ बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। इमोशनल मत हो जाओ, ठीक है, ऐसा इतनी गरीब उनकी घर की परिस्थिति ऐसी है या सिचुएशन ऐसी है, लॉजिकली सोचो मैंने हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए। हाँ बोलना चाहिए, क्या क्या सोचा आपने, क्यों हाँ बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब वो आएगा तो मुझे क्या खर्च आएगा 800, वो आएगा तो खर्च क्या आएगा 800 से नोट्स देने पड़ेंगे। यहां पे ये जगह है, ठीक है, इसमें बैठ जाएगा कहीं पे, ठीक है, बस नीचे नीचे बैठ, ऐसा नहीं होने देंगे, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है, बैठ जाएगा कहीं पे। तो
क्या प्रॉब्लम है? मतलब मेरे लिए क्या हो गया कि जो रेंट है ये तो ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है, उस बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता। भले मैं लॉस में हूं, भले मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, फिर भी एडमिशन दे दिया तो मेरा लॉस उल्टा कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कैसे? ये जो ऊपर के 4200 आ गए, ये किस में जाएंगे? रेंट पे करने के लिए मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना थोड़े से और। तो ऐसे केस में क्या हो गया, मेरा इससे लॉस बढ़ नहीं रहा है, लॉस है बट लॉस कम हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला था आपको, कभी कभी लॉस कम करने के लिए लॉस में बेचना पड़ता है। ठीक है, अगर मेरे पास मान के चलते बहुत बहुत कम लेवल पे वहां पे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा एग्जांपल मत देते जाओ, ठीक है, हमें रोना आता है, ठीक है, आपको देख के बुरा लगता है कि सर 2 ही एडमिशन, ठीक है, 1 ही एडमिशन, ऐसा कुछ वहां पे बुरा लगता है, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए मुझे उस लेवल पे वहां पे जाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो ऐसी केस में ऑलरेडी वहां पे हॉल का रेंट है, मान लो ओके, छोटा हॉल ले लिया मैंने, जो कि यहां पे सबसे छोटा हॉल भी ले लिया, ठीक है, तो भी 2 स्टूडेंट का नहीं मिलता है, 2 स्टूडेंट का हॉल ठीक है, मतलब कितने मिलेगा यहाँ पे? 50 का तो मिलता ही, 40-50 स्टूडेंट का मिलता है यहाँ पे हॉल। भाई 2 स्टूडेंट का थोड़ी ना मिलेगा। मैं किसी के पास जब मेरे पास 2 ही स्टूडेंट है, उतना ही हॉल दिखाओ, ठीक है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा नहीं होता है, कितना 40-50 का लेना पड़ेगा, उसके लिए लगभग रेंट जो है वो मुझे देना पड़ रहा है 25,000 रेंट। बाकी तो मैं देखो, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं तो मैं बाकी कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूं उसमें, आपको कंसेप्ट समझनी है। 2 एडमिशन जो है वो आ चुके हैं, 2 एडमिशन उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया, ठीक है, फुल पेमेंट कर दिया, 10,000 इंटू 2 कितना 20,000 उन्होंने मुझे पे कर दिया। अभी तीसरा एडमिशन आ रहा है, मैं लॉस में हूं क्या? सबसे पहले लॉस में हूं मैं, एक ही खर्चा ऐसा मानता हूं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सब कुछ है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। फिर 25,000 में रेंट जिसको मैं पे कर रहा हूं वही बोल रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल सब वहां पे लगा हुआ है, सिस्टम तुम्हें सिर्फ आके पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं लॉस में हूं क्या? यस और नो? लॉस में हूं क्या? यस, मैं लॉस में हूं। कितने? 5,000 लॉस में हूं, 5,000। अभी वो पर्सन आ गया, ठीक है, इसमें मैंने वहां पे और एक चीज नोट्स कैंसिल करता हूं, इनको नोट्स देने पड़ रहे कितने? 800 इंटू 2 कितना? 1600 के नोट्स देने पड़ रहे, तो कितना हो रहा है बोलो? कितना? 18,400 बराबर 20,000 आएगा, 20,000, तो उसमें से बचेगा 18,400 बराबर, जो उसने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया, मेरे बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, उसको तो 800 रुपए का मिल गया बदले में, मान लो, ठीक है। देन वहां पे क्या हो गया बोलो? क्या हो गया? रेंट, रेंट कितना है? 25,000, ठीक है, मुझे कितना लॉस हो रहा है बोलो? 6,600 लॉस हो रहा है। एक एडमिशन आ रहा है, वो क्या बोल रहा है? 5,000 में मुझे करवा, तो मैंने एडमिशन देना चाहिए क्या? अगर मैं उसको एडमिशन ना बोलूं तो मेरा लॉस क्या रहेगा? 6,600। मैं उसे एडमिशन नहीं दूंगा तो लॉस कितना है? 6,600। मैं उसे एडमिशन 5,000 पे दूंगा तो उसे 800 के नोट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, फिर भी मेरे पास कितने बच रहे हैं? 4,200। तो ठीक है, 4,200 तो उसने मेरे खर्चे में कंट्रीब्यूट कर दिया ना, खर्चे के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट कर दिया उसने कंट्रीब्यूशन दे दिया उसका, ठीक है। 800 रुपए उसने मुझे कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो तो उसे मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला है। उसने कंट्रीब्यूट मेरे लिए कितना किया? 4,200 एडिशन। जो वेरिएबल कॉस्ट उसको मिल रही है उससे ज्यादा उसने मुझे जो दे दिया वो मेरे लिए कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे खर्चे के अगेंस्ट मेरा जो प्रॉफिट है वो मिलने के लिए मुझे मदद कर रहा है। तो उस केस में वहां पे क्या हो गया? एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया उसके पास से? उसने कितना कंट्रीब्यूट किया वेरिएबल को छोड़ के? कितना? 4,200। तो अभी मेरा लॉस कितना है? 2,400। मतलब मैंने उसको एडमिशन नहीं दिया होता तो लॉस होता 6,600, ठीक है। और अगर मैंने उसे एडमिशन दे दिया तो लॉस कितना है? 2,400। तो मैंने एडमिशन देना चाहिए, आंसर आता है यस। मतलब मैंने कहां पे ध्यान दे दिया? कहां पे ध्यान दे दिया कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन उसके साइड से मिल रहा है क्या? तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? अभी आप देखो, कंट्रीब्यूशन मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। उसने जब पैसे दिए तो कंट्रीब्यूशन कितना था? 5,000 दिए, बट कंट्रीब्यूशन कितना था? 4,200। कैसे आया? कैसे आया? जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, मेरे वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट है, जो मैं आपको नोट देता हूं, तो जो मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उतना मैंने क्या कर दी? लेस कर दी। ये तो बाहर वालों को जाएगा, मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी उसमें से। तो मुझे कितना मिला? 4,200। भले आगे जाकर लॉस दिख रहा है, बट वो एटलीस्ट मेरे फिक्स कॉस्ट और मेरे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो मैंने ऑलरेडी किया है या मुझे चाहिए। बाकी 800 तो बाहर वालों को चले गए। मतलब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या आ गया? ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, ठीक है, सॉरी, कंट्रीब्यूशन, सॉरी, सेल्स माइनस सेल्स, मैंने गलती से वहां पे बोल दिया, वही किया ना ऊपर। 5,000
5000 माइनस 5000 क्या है, इतने में सेल किया था, ठीक है। 800 क्या है, 800 क्या है, कॉस्ट है, तो कितना बचा 4200, ठीक है। तो मुझे इस पे ध्यान देना पड़ता है। अगर कंट्रीब्यूशन जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो है आपका पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं जा रहा, स्टिल यू कैन सेल इट इवन दो देयर इज लॉस, फिर भी आप बेच सकते हो, क्योंकि एडिशनली कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, ठीक है। वो कुछ जगह पे ऐसा बोला जाता है, कोई अगर मतलब शायद से ऐसा मैंने बनिया लोग बोलते हैं, ऐसा सुना है, ठीक है, कि अगर कोई मतलब पता नहीं, मतलब मैंने ये सुना हुआ है, वो आपने भी सुना होगा, कोई अगर गाली देके जाता है तो भी कुछ देके ही जा रहा है, लेके थोड़ी ना जा रहा है, तो उसका बुरा क्यों मानने का। कहीं पे बोलते हैं ऐसा, सुना है कि आप लोगों ने, देके ही जा रहा है, लेके कहां पे जा रहा है, ठीक है, ये कहा जाता है, मतलब ये बोलना जो है ना, वो बहुत सी बार मैंने वहां पे सुना है, बिजनेसमैन स्पेशली ऐसा बोलता है, ठीक है। तो अगर वो देके ही जा रहा है ना, मतलब मुझे अगर ये गुड्स बनाने के लिए खर्च आ रहा है 1000 रुपए, उसे मैं बेचना चाहता हूं 2000 में, ठीक है, बट कोई उसे 1200 में मांग रहा है, ठीक है, अगर मैं ना बोल दूं तो वो चला जाएगा, वो ऊपर 200 रुपए जो मिलते हैं वो मेरा लॉस कम कर सकते थे, वो भी मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी केस में अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, अगेन आई एम सेइंग कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है मतलब आप प्रॉफिट में हो, ऐसा नहीं है, समझा। यहां पे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव था ना, 5000 में से आपने क्या किया, 5000 में से क्या किया बोलो, ठीक है, 800 लेस किया, ठीक है, तो कितना आ गया 4200। हाँ, लेकिन 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 मेरे नोट्स की कॉस्ट ही, फॉर एग्जांपल नोट्स की कॉस्ट ही 6000, किसी वजह से पूरे कोर्स ले रहा है और बोल रहा है 5000 में, तो मेरी नोट्स की कॉस्ट ही 6000 और वो मुझे 5000 देना चाहता है, वो तो फिक्स कॉस्ट लगेगी, वो तो लग रही है, प्लस जो 6000 में उसके लिए एडिशनल खर्च कर रहा हूं, मिल कितना रहा है 5000, मेरा लॉस 1000 से और बढ़ जाएगा, मेरा लॉस 1000 से और बढ़ जाएगा। तो मैंने डिसीजन लेना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, यहां पे नहीं। जब तक आपका कंट्रीब्यूशन, आपको जो मिल रहा है कंट्रीब्यूशन कस्टमर से, वो अगर पॉजिटिव हो तो आप डिसीजन ले सकते हो, इवन दो देयर इज लॉस। लॉस कैसे हो सकता है, मैं एक बार बता दूं, सभी लोग ध्यान सुनना, यहां तक समझ में आ गया सभी को, यहां पे समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझना है मेनली, लॉजिक समझो, ठीक है, फॉर्मूले समझ में 100% आ जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला लॉजिक समझने के बाद भी मैंने बता दिया ना, पहले थोड़ी ना फॉर्मूला मैंने बता दिया था। मुझे आप या कोई भी पर्सन आता है, अभी ये बिजनेस में थोड़ा सा देख लेते हैं, बिजनेस के केस में थोड़ा सा देख लेते हैं। सर बिहार में रिटर्न गिफ्ट भी मिलते हैं, हाँ ठीक है, खोपचे में लेके दो डालो, वो गाली का बोल रहे हैं शायद से, समझा कि नहीं एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, कितने स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग रिप्लाई कर दो, ये समझ में आ गया लॉजिकली क्या है। कभी भी आप किसी को भी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करते हो तो उसमें से कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो पर्सन वो आगे कहीं पे तो पे कर रहा है, बट जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है, वो प्राइस कैसे आई, बोलो मुझे सबसे पहले, प्राइस कैसे आई, या सेल कैसे आई, सेल प्राइस कैसे आई, उसने कैसे कैलकुलेट की होगी, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल, देखो इसको आप थोड़ा सा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बराबर। अब यहां पे देखो टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, कौन से, वेरिएबल कॉस्ट, बराबर, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल प्राइस कैसे आ गई बोलो, सेल प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, समझा, ठीक है। अभी आप देखो, आप अगर कहीं पे कुछ परचेस करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहे हैं हम, एक यूनिट के साथ बढ़ जाता है, ठीक है, यूनिट जितना प्रोड्यूस होंगे उतना बढ़ जाएगा, मतलब ये जो कॉस्ट है ये उसको ज्यादा लगी, बराबर। बाकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, इवन प्रॉफिट भी वहां पे बाद में आएगा जब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब वहां पे उसने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला होगा, प्राइस निकाली होगी, उसने क्या किया होगा, मान लो फिक्स कॉस्ट के कितने, लेट्स से फिक्स कॉस्ट के 6 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट के 4 रुपए, प्रॉफिट के 2 रुपए, प्रॉफिट के 2 रुपए, तो ऐसे कि इसमें सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 12 रुपीज आ गई, कोई डाउट है इसमें, इज इट क्लियर, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर सबसे बड़ा क्या होता है, ये 4 रुपीज, क्योंकि उसने ये 6 रुपए इसके लिए जो मशीन लगाया है, जो भी खर्च चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, भले इसने प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया, वो तो होगा ही,
ठीक है, तो वो 4 रुपए छोड़ के जब वो 12 रुपीज देता है, जब वो 12 रुपीज देता है तो 4 रुपए बाहर वालों को पे होने, मतलब उस प्रोडक्ट की वजह से एडिशनल जो खर्चा आ गया था वो बाहर वालों को पे कर दिया। और हमारे पास कितने आ गए? 6 और 2, मतलब कितने आ गए? 8 आ गए। 6 और 2 कितने आ गए? 8। अभी 8 रुपए में से फिक्स कॉस्ट कितना जाएगा? 6 रुपए वहां पे क्या पे हो रहा है और 2 रुपए मेरे लिए बच रहा है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं ओके 12 रुपीज का प्रोडक्ट जो है वो हमें 8 रुपए में दे दो, 8 रुपए में दे दो, लॉस है 100% लॉस। कैसे? आपकी कॉस्ट ही 10 रुपीज है, 6 + 4 कॉस्ट ही 10 रुपीज है, कॉस्ट ही 10 रुपीज है। इज इट क्लियर? और कितने में मांग रहा है? 8 रुपए में। ठीक है, एक बड़ा ऑर्डर है, एक बड़ा ऑर्डर है। वो बोल रहे हैं कि पर यूनिट 8 रुपए में दे रहे हो तो हम ले लेंगे। ठीक है, और बाहर उनको कहीं पे तो मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है पता नहीं किस तरह से। ठीक है, हमें ये डिसीजन लेना है, देना है कि नहीं। अपने पास एक ही चॉइस है, यस और नो। ठीक है, अगर मैं उनको ना बोलूंगा, अगर उनको मैं ना बोलूंगा तो ऑब्वियसली मेरे ये जो है कुछ भी खर्च नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। बट ये वाला वेरिएबल कॉस्ट वाला 4 रुपए नहीं लगेंगे, बट मेरा ये जो फिक्स कॉस्ट है 6 रुपए वो तो लगने ही वाला, वो एज इट इज लगने ही वाला है। अगर मैं बेचता हूं तो ये 4 रुपए जो वेरिएबल कॉस्ट है कितनी है? 4 रुपीज। वो छोड़ के मुझे एडिशनल कितने मिल रहा है? 4 रुपीज। इसे मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 4 रुपीज क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो उसने कंट्रीब्यूट एडिशनली कितना किया? जो उस प्रोडक्ट के लिए या उस डील को खत्म करने के लिए मुझे 4 रुपए पर यूनिट देना पड़ रहा था, उसके अलावा उसने एक्स्ट्रा 4 रुपए दे दिए। उस 4 रुपए से क्या हो गया? जो मेरी फिक्स कॉस्ट है 6 रुपए, जो लॉस ही होता ना, अगर ये ऑर्डर नहीं मिलती लॉस ही होता, वो फिक्स कॉस्ट 6 रुपए से कितनी बचेगी? 4 रुपए उसके अगेंस्ट कंट्रीब्यूट हो गए तो कितनी बचेगी? 2 ही होगी। मतलब हमने ये ऑर्डर नहीं लिया तो लॉस है 6 रुपए, और ये ऑर्डर ली तो लॉस कितना है? 2 रुपए। तो हम लॉस में सेल करें, यस। कितना लॉस है? कितना लॉस है? 6 + 4 = 10। ठीक है, कितने में बेच रहे? 6 क्या है? फिक्स कॉस्ट। 4 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। 10 रुपीज टोटल कॉस्ट। 8 रुपए में बेच रहे, 2 रुपए लॉस है। लॉस है, अभी भी लॉस है। लेकिन प्रोडक्शन नहीं किया होता, ऑर्डर सप्लाई नहीं की होती तो मुझे लॉस होता 6 रुपए। समझा क्या बोल रहा हूं? अगर मैं नहीं लेता ऑर्डर तो 6 रुपए का लॉस होता। तो 6 रुपए का जो लॉस होता उसे बचाने के लिए मैंने 2 रुपए का लॉस उठा लिया। सही है कि गलत है? सही है, बराबर है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट आपको बोला था, स्टेटमेंट क्या बोला था? कभी कभी लॉस बचाने के लिए आपको लॉस पे सेल करना पड़ता है, हुआ ना? 6 रुपए का लॉस था, मतलब उसमें से 4 रुपए बचाने के लिए आपने 2 रुपए लॉस पे सेल कर दिया। सो आप पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि लॉस में हम सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है, आज जो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं? लॉस पे ही चलते हैं। वो क्या कोशिश करते हैं? स्टार्टिंग में लॉस कम से कम हो, वो उनकी कोशिश होती है। और उस वक्त ऐसे डिसीजन होते, कोई नई कंपनी आ गई तो क्या करे कि सस्ते में निकाल देते, तो सस्ते में निकाल देते। आपको लगता है ऐसा कैसे? तो उन्होंने क्या किया? वो लॉस में है, बट अगर बिल्कुल भी सेल नहीं होगा तो 100% लॉस है। कुछ तो भी सेल होगा तो शायद से उसमें से हम 60% रिकवर कर ले, कंट्रीब्यूशन मिल जाए लोगों के थ्रू। ठीक है, तो कुछ रिकवर हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस वजह से यहां पे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना कि लॉस पे सेल हो ही नहीं सकता, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कभी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा आगे जाके, थोड़ा सा मैं यहां पे एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, वो आपको बताते हैं और वो बोलते हैं कि ऑलरेडी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। उनकी जो मशीन या प्लांट पूरा फिक्स कॉस्ट, मशीनरी ऑब्लिक फिक्स कॉस्ट जो उन्होंने लगाई, वो सेटअप लगाया था ना, कल मैंने बोला था बॉटल हो गया, वो मशीन ले ली। ठीक है, वो सभी वहां पे चीजें जो है ना, वो वहां पे उन्होंने ले ली 20 लाख में, 20 लाख। Here it's a loss but still reducing your cost of yes. आगे यस, सही है। सर बचे 2 रुपए कैसे वो लोग रिकवर करते हैं? ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में होता है, जब आपको आगे वहां पे क्या हो जाता है? सेल बढ़ जाता है। तो सेल बढ़ जाता है तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो जाता है? देन आपके पास चॉइस आ जाती है। ठीक है, ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कितना पे कर रहे हैं? 12 रुपीज। तो आपके पास चॉइस आती है, बट अभी आपके पास चॉइस है क्या? अभी आपके पास चॉइस नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं?
ठीक है, तो चॉइस अभी नहीं, मतलब जब चॉइस नहीं होती तब की बात है। मैंने क्या बोला, चॉइस या तो यस बोलो या फिर ना बोलो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, सब लोग ध्यान सुनना। 20,000 जो है, 20 लाख जो है, वो वहां पे क्या कह सकते हैं, 20 लाख उनकी मशीनरी कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट है, वो तो ऑलरेडी लगा दी, ठीक है। कोई कस्टमर नहीं आएगा तो भी ये कॉस्ट ही चल रहा है, 20 लाख फिक्स कॉस्ट है सभी मिला के, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो भी मिला के, ठीक है, 20 लाख है, क्लियर। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट सब वहां पे मिला के 20 लाख है, ये तो होने ही वाला है, कोई कस्टमर आता है या नहीं आता है, ठीक है, सब लोग ध्यान सुनना। बाद में मटेरियल की कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट, कितनी है, ₹2 पर यूनिट, ठीक है। एंड वहां पे मटेरियल कॉस्ट अगर ₹2 पर यूनिट है, एंड वहां पे हम मटेरियल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट लेके चलते हैं एक तरह से, मतलब शॉर्ट में हमें देखना है वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वहां पे अभी का एग्जांपल लेके चले, कितनी है, अभी कितनी पड़ी थी, 4, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6, और क्या है, प्रॉफिट आप कितना, ₹2, प्रॉफिट कितना है, ₹2 है, क्लियर। अभी यहां पे देखो 12 रुपीज में आप सेल करें, तो मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि कैलकुलेशन में मुझे ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ₹10 अमाउंट होती है तो क्या हो जाता है, इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 लाख डिवाइड बाय 10 कितना, 2 लाख। इस वजह से कैलसे का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से मैं अमाउंट चेंज करो, फिक्स कॉस्ट है ₹4, या ऐसा कर देते थोड़ा अमाउंट 5,1, क्लियर, 451, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब आएगी, ₹5, जब 20 लाख तो है, 20 लाख तो है, 20 लाख फिक्स कॉस्ट टोटल में, ये ₹5 पर यूनिट कब आएगी, जब प्रोडक्शन कितना होगा, 4 लाख का प्रोडक्शन होगा। 4 लाख हम साल के प्रोडक्शन करते हैं, 4 लाख प्रोडक्शन, 4 लाख प्रोडक्शन होता है, ठीक है, समझा। 4 लाख का जब प्रोडक्शन होता है, तो 4 लाख का जब प्रोडक्शन होता है इंटू वहां पे क्या हो जाएगा, ओके 5, तो मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर होता है, ठीक है, प्लस ओके यहां पे ₹4 का 12 रुपीज पे बेच रहा हूं, तो ₹4 का क्या जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी पे हो रहा है, और मुझे ₹1 प्रॉफिट भी बच रहा है, मतलब 4 लाख के पीछे ₹1, मतलब कितना हो जा रहा है, 4 लाख भी बच जाएगा। मतलब ऑलरेडी अगर मैं 4 लाख पे चल रहा हूं, ऑलरेडी अगर मैं 4 लाख कैपेसिटी पे चल रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑलरेडी अगर मैं 4 लाख कैपेसिटी पे चल रहा हूं, बट उस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 लाख, बट मैं 4 लाख पे चल रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना बच रहा है, ₹1 बच रहा है। कोई डाउट है इसमें, एवरीवन इज क्लियर, सिचुएशन समझा, कंफ्यूजन है कुछ, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार बता दो, ये सिचुएशन, सबसे पहले सिचुएशन समझ लो। अगर मैं 4 लाख पे चल रहा हूं, 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो 20 लाख फिक्स कॉस्ट है, तो पर यूनिट 20 लाख डिवाइड बाय 4 लाख कितना, ₹5 आ गया। मैं अगर ये 4 लाख यूनिट बेच पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अभी भी ₹1 प्रॉफिट पे हूं। कितने में बेच रहा हूं, ₹10 में, कितने में, सेल प्राइस है ₹10, सेल प्राइस है ₹10। कोई डाउट है, सेल प्राइस कितनी है, ₹10। नी डाउट, यहां तक कोई डाउट, नो, श्योर, क्लियर। अब यहां पर देखो, सेल प्राइस अगर 10 है, तो ऐसे केस में आगे क्या होगा, अगर कोई एक बड़ा टेंडर मुझे मिल रहा है, एक गवर्नमेंट का टेंडर मिल रहा है, और टेंडर में आपको पता है ना कम से कम प्राइस देनी पड़ती है, ओके, वो बोल रहे हैं कि हमें 1 लाख, 1 लाख, वो बोल रहे हैं 1 लाख हमें क्या चाहिए, ये जो यूनिट्स है आप जो बनाते हो 1 लाख यूनिट चाहिए, ठीक है, 1 लाख यूनिट चाहिए। और उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बोल रहे हैं, हम जो ₹10 का गुड्स है ना, वो बोल रहे हैं कि हमें चाहिए कितने में, ₹5, हमें कितने में चाहिए, ₹10 का गुड़ कितने में चाहिए, ₹5 में। आप वहीं पे शौक हो जाए, पागल है क्या, ठीक है। मम्मी को लेके आएगा, मम्मी बार्गेनिंग कर रही है, ठीक है, वहां पे सब्जी वाले ने बोला कितना, या कपड़े वाले ने बोला कितना, 500 का है, वो बोल रही कि ₹150 में दे दो, ₹100 में दे दो। मम्मी के साथ गए तो वहां पे खतरनाक लेवल की बार्गेनिंग होती कि नहीं आपके यहाँ पे, ठीक है। हम वहां पे शर्म ये क्या है, ठीक है, इतना कौन बोलता है मम्मी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा वहां पे कहेगी वो, ऐसा ₹10 नहीं भैया आप ₹5 में दे दो, तो आपने बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन या डिसीजंस वहां पे आपको आगे जाके लेने हैं। अभी इस लेवल पे ले पाते हो या नहीं, अच्छा मैंने ऑलरेडी 4 लाख प्रोड्यूस किया है, एंड ऑलरेडी मैंने रिकवर क्या किया है, रिकवर ऑलरेडी क्या किया है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिकवर हो चुकी है क्या, 4 लाख इंटू 5, मैंने ऑलरेडी 4 लाख यूनिट बेच दिया ना, उतने तो मैं बनाता ही हूं, ठीक, तो 4 लाख इंटू 5 कितना, 20 लाख रिकवर हो गए ना। 20 लाख अगर रिकवर हो चुके हैं, तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट अभी रिलेवेंट है ही नहीं, वो तो कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। तो अभी उनको अगर मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे नई मशीन, नया स्टाफ, ठीक है, या उसका डिप्रिसिएशन, इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 4 लाख, ठीक है, और इनको मैं 5 लाख यूनिट अगर बेचूंगा, कितने, सॉरी 1 लाख यूनिट बेचूंगा, कितने में,
1,00,000 यूनिट बेचूंगा, इनको मैंने क्या बोला, वो मेरे पास आ गए, 1,00,000 यूनिट दे दो, हम कितने में चाहते हैं, 5 रुपए पे, तो हमें रेवेन्यू कितना मिलेगा, 5 लाख। 5 लाख क्या है, रेवेन्यू। 5 लाख क्या है, रेवेन्यू। लेकिन लेकिन बदले में कितना हमें कॉस्ट आएगा, 1 लाख। 1 लाख तो कितने में, 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो कितना उसका मटेरियल हो गया जो लगेगा नया, ठीक है, वो कितना है, 4 लाख। फिर भी मेरे पास एडिशनली कितना बचेगा, 1 लाख। सर ये आपका प्रॉफिट हो गया, इस केस में आपका प्रॉफिट हो गया। आप बोलोगे सर डायरेक्टली आपने फिक्स कॉस्ट लिए बिना प्रॉफिट पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी रिकवर्ड। जो आपका रेगुलर बिजनेस चल रहा है ना, उससे रिकवर हो चुकी है, उसमें तो 4 लाख यूनिट आप बेचते ही हो। ये एडिशनल ऑर्डर जो आ गई, तो मैंने किस पे ध्यान दिया, सिर्फ मैंने किस पे ध्यान दिया, वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट पे मतलब मैं अभी कौन सी कॉस्टिंग कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल मतलब क्या, मार्जिन। मार्जिन कि मैं पहले जितना खर्च करता था, अगर नई ऑर्डर आ गई तो कितने मार्जिन से वो खर्च बढ़ जाएगा। क्या वो खर्च फिर से 20 लाख का 40 लाख हो जाएगा? क्या वो खर्च 20 लाख का, ये जो फिक्स कॉस्ट है, वो 25 लाख हो जाएगा? नहीं, मशीन तो सेम है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख, बट मार्केट में डिमांड की वजह से हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या बेच पा रहे हैं, 4 लाख, तो उतनी हम बनाते हैं। एडिशनल 1 लाख की ऑर्डर मिल रही, क्या मुझे नई मशीन लानी है? नहीं है। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है, 4 रुपए मटेरियल की, जो मटेरियल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी हमें मटेरियल लाना पड़ेगा उसकी, तो 4 रुपए। तो ऐसे केस में 1 लाख यूनिट कितने में बन जाएंगे, 4 लाख में। कितने में बेचने, 5 लाख में। कितना प्रॉफिट है, 1 लाख। फिक्स कॉस्ट क्यों इग्नोर किया यहां पे, क्योंकि वो बड़ा नहीं। मतलब जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग से डिसीजन लेते हैं। रीजन बीइंग, वहां पे हम ये सोचते हैं कि ये यूनिट बढ़ने से या इस यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ने से कुछ कॉस्ट बढ़ रही या नहीं बढ़ रही। कॉस्ट जितनी बढ़ रही उससे ज्यादा मिल रहा है तो आप ले लो ऑर्डर। कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, 4 रुपीज, वो कितना दे रहा है, 5 रुपीज, तो आप ऑर्डर ले लो। इवन अगर आप लॉस में ही चल रहे हो, ये 4 लाख भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं, स्टिल आप 1 लाख गुड्स की ऑर्डर लेते हो 5 रुपए पे, तो भी आपका लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जहां पे पहले लॉस कितना था, देखो कॉस्ट कितनी थी, 8 रुपए ना, 8 रुपए, ठीक है। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 4 रुपए, हमें कितना मिल रहा है, 5 रुपए। एक्स्ट्रा कितना, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है, नहीं 1 रुपीज में 10, सेल्स कितना है, 10 नहीं, मैंने 8 बोला ना अभी, 5, अभी मैंने क्या बोला, 5। सेल्स कितना है, अगर वो 5 रुपए में मांग रहा है तो मुझे सेल कितने में होगा, 5। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1। ये कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, मतलब फिक्स कॉस्ट कम होगी ना, उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एडजस्ट हो रहा है तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो जाएगा कि जहां पे मैं 6 रुपए या ऊपर कितना लिया था, 6 रुपए लास्ट टाइम लिया था, अभी कितना लिया था, 4 रुपए ना, 4 रुपए, ठीक है। अगर 4 रुपए जो है फिक्स कॉस्ट है, नहीं फिक्स कॉस्ट नहीं, जस्ट मिनट, फिक्स कॉस्ट नहीं है, 5 रुपए, जो मैं 5 रुपए पर यूनिट पे कर रहा था उसमें से 1 रुपए तो रिकवर हो जाए, मतलब प्रोडक्शन नहीं किया तो 5 रुपए लॉस होगा, और प्रोडक्शन किया तो कितना होगा, 4 रुपए लॉस होगा। समझा? अगेन एक बार ये एग्जांपल रिपीट करता हूं, क्योंकि अमाउंट जो है मैंने 1-2 बार वहां पे वेरिएबल की जगह पे फिक्स बोल दिया था, या फिक्स की जगह पे वेरिएबल जो भी हो गया था, फिर से एक बार कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। बोलो, एक पर्सन आता है मेरे पास, सभी लोग बता देंगे, साथ में आंसर देंगे, ताकि आप भी फ्लो में वहां पे, मुझे भी समझ में आ जाए क्लैरिटी है कि नहीं, और फ्लो में वहां पे कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। चल, एक पर्सन आता है, ऑलरेडी स्टेटस क्या है ये पहले जान लो। स्टेटस क्या है, फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है, 20 लाख, और ऑलरेडी मार्केट डिमांड के हिसाब से हम कितना प्रोड्यूस करें, 4 लाख प्रोड्यूस करें, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 रुपीज। तो मैंने उसी हिसाब से प्लानिंग किया, मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, 5 रुपए पर यूनिट कितनी पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट पड़ रही है, 5 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पड़ रही है, और 1 रुपए प्रॉफिट, इस तरह से मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं। मैंने 4 लाख यूनिट में सेल कर पाता हूं, कोई डाउट नहीं। मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख है। मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख है। तो एक टेंडर मेरे पास आ गया, ऑफर मेरे पास आ गया, उनको 1 लाख यूनिट चाहिए, बट वो 5 रुपए में चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि ये 1 लाख सप्लाई करने के लिए मुझे एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी लग रही है, 4 रुपए पर यूनिट। सर लेकिन वो 5 रुपए फिक्स कॉस्ट के, वो तो रिकवर हो चुके हैं ना, या वो वैसे भी खर्च होने वाला है, वो तो रिकवर हो चुके हैं, पहले केस में रिकवर हो चुके, ठीक है। तो ऐसी केस में वो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 4 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना, 4 लाख। आप कितने में बेचोगे, 5 में, 1 लाख इंटू 5 कितना, 5 लाख हो जाएगा। तो कितना आप कमाओगे, 1 लाख। मतलब पहले जो आप कमाते थे 4 लाख यूनिट के पीछे 1 रुपए, पहले नॉर्मल केस में, वो तो आप कमा ही रहे हो,
4 लाख इंटू 1 कितना हो गया? पहले बात है ना, पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उसके पीछे 1 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल रहा था, वो तो आप कमा रहे हो 4 लाख, और एडिशनली आपने कितना कमा लिया? 1 लाख, तो कितना हो गया? 5 लाख, तो आप प्रॉफिट में हो ना, क्या बात है। ठीक है, तो ऐसे वहां पे डिसीजन आपको मिलेगा। ठीक है, ये आज मैं बोल रहा हूं, मार्क करके रखना। अब जब क्वेश्चन आ गया आपके दिमाग में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, तो आप बोलोगे हाँ सर ओके, ये स्टार्टिंग में आपने क्लियर किया था। अब ये लॉजिक जब क्लियर होता है ना, तो आप समझ लेते हो कि यार ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि कॉस्ट सभी रिकवर होनी चाहिए, ऐसा सोच के नहीं चलता। आपको ये भी कंपैरिजन करना पड़ता है कि क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या और लॉस हो रहा है, तो लॉस बढ़ रहा है इस डिसीजन की वजह से, लॉस कम हो रहा है। अगर लॉस कम हो रहा है, लॉस है लेकिन लॉस कम हो रहा है, तो भी वो डिसीजन लेना सेंस बनता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट है? यस, तो लॉजिक खुल गया। क्या होता है? कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो आपको कंट्रीब्यूट किया कस्टमर ने, तो उसमें हम क्या क्या निकालने वाले, हमें आ गया, बाहर नहीं जाने वाला, हमारे पास आ गया एडिशनली, बट वो जाएगा किसमें? हमने जो पहले मशीन लगाई थी, वो मशीन का रिकवरी या जो कॉस्ट लगाया था, ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर होने में चला जाएगा, उसके ऊपर भी कुछ बचा उनका कंट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा? अपना प्रॉफिट बच जाए, अपना क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बच जाए। इज इट क्लियर? वो वहां पे प्रॉफिट बच जाएगा। क्लियर? तो आपको वहां पे कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन के लिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल जो भी है, अभी यहां पे देखो सेल जो भी है, अभी यहां पे मुझे बता देना कंट्रीब्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल है 10 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन है 6 रुपीज। बाय बाय, कंट्रीब्यूशन कितना है? 6 रुपए है। कोई डाउट है? क्या करना है मतलब? अरे वो तो रिकवर, मैं तो वही बोल रहा हूं ना, उसके ऊपर ही चार्ज करना है, जो भी चार्ज करना है। इतने देर से वही चल रहा है, कितना? 5 रुपए चार्ज करना है नए ऑर्डर में, तो हमने 4 रुपए तो रिकवर किए ना। ये 4 रुपए कौन से रिकवर किए? इसी की, तो उसमें तो पूरा कर लिया ना। और ये 20 लाख फिक्स कॉस्ट है सभी। मैंने क्या बोला? अगर आपने 10 रुपए पे 4 लाख यूनिट बेच दिए, नॉर्मल केस में बेच दिए, पहले 4 लाख यूनिट आपने नॉर्मल बेच दिए 10 रुपए पे, तो उसमें तो सब हो गया ना, 1 रुपए प्रॉफिट भी हो गया, उसमें तो कुछ लॉस या कुछ भी नहीं, उसमें तो 4 लाख का प्रॉफिट हो गया था। वो तो कितने में बेच रहे थे आप? 10 रुपए में। इज इट? वो तो कितने में बेच रहे थे? 10 रुपए में। मैं क्या बोल रहा था, सिर्फ ये जो नई ऑर्डर आ रही उसके बारे में कंफ्यूजन है। पहले ऑर्डर से तो जितना नॉर्मल प्राइस है उतने पे ही बेचा ना, मैंने इसीलिए बताया सेल प्राइस कितनी है नॉर्मल? 4 लाख, सॉरी 10, और कितना बेच दिया उस पर? 4 लाख बेच दिया। तो ये ऊपर का जो है वो तो रिकवर हो गया सब। तो एक नई ऑर्डर आ जाए, नई ऑर्डर कितने की है? 1 लाख यूनिट्स की। तो 1 लाख यूनिट्स के पीछे मैंने क्या करना चाहिए? समझा कि क्या मैंने 10 रुपए के हिसाब से ही चलना चाहिए? तो वहां पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप सिर्फ मार्जिनल सोचो। मार्जिनल मतलब क्या? ये 1 लाख ऑर्डर के लिए मुझे मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी पर यूनिट? 4। सर लेकिन वो फिक्स कॉस्ट वो तो हो गई ना रिकवर, कितना वहां पे उसका टेंशन लोगे? वो तो 4 लाख ऑर्डर जो जाते थे वो तो गए, उसमें रिकवर हो चुकी है। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी है? एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 4 लाख, मतलब 4 रुपए पर यूनिट। तो ऐसे 1 लाख यूनिट के लिए 4 लाख, और कितना दे रहा है वो पर्सन? 5 लाख। 5 रुपए कितने यूनिट्स के लिए? 1 लाख। तो फिर भी आप किसमें हो? प्रॉफिट में हो। कितना? 1 लाख। क्लियर? समझा? चलो सभी लोग बोलो, अगर इस केस में फिक्स कॉस्ट 6 होती तो हम सेल करते क्या? अभी अगर आपने पहले 4 लाख यूनिट अगर बेचे ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता उससे। 4 लाख अगर नॉर्मल प्राइस पे बेचा है ना, 4 लाख यूनिट्स पहले वाले, तो उसमें फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? रिकवर हो गई। तो देन वहां पे फर्क ही नहीं पड़ता फिक्स कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अगर मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स यहां पे क्या बोल रहे हैं, सर 4 प्लस ये फिक्स कॉस्ट कितनी होती? 6 होती। तो उस वक्त अब नॉर्मल केस में हम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट जोड़ ही लेते ना, तो प्राइस क्या हो जाती? 11 हो जाती, 11 हो जाती, और हम रिकवर कर लेते। और वैसे भी मैंने दूसरा लॉजिक क्या बता दिया, अगर आपके पास चॉइस है ही नहीं, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव में है तो बेचना एनी टाइम
सेंस है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में मतलब क्या, यहां पे देखो वो पर्सन कितना दे रहा है 10, ठीक है 10 और यहां पे क्या है 4। अगर ऐसा उल्टा होता ना 6 रुपए वहां पे क्या हम बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन, अगर उल्टा हो जाता 10 रुपए सेल है और वेरिएबल कॉस्ट 11 है, कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना सेल के थ्रू जो अमाउंट दे रहा है 10, बट मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट लगी 11, तो फिक्स कॉस्ट तो रिकवर होनी है, वो तो हम छोड़ दिए थे, प्लस ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट तो जा ही रही है, प्लस एक्स्ट्रा लॉस जो हो रहा है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लॉस 1 रुपीज हो जाएगा, देन ये प्रॉब्लम है, ठीक है, देन वहां पे क्या बोलेंगे, इसे हम प्रॉब्लम कहेंगे, या ये जो है वो वहां पे प्रॉब्लम में आ रहा है। अगर यहां पे ऐसा है 10 रुपीज और वो बोलता है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसमें से, लेट अस से 9 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में 9 रुपीज है, तो आप एडिशनली कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 1 रुपीज, इससे आपकी थोड़ी तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी ना, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे क्या हो रहा है, आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है, और फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद में जो बच रहा है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना अच्छी बात है, रादर देन वहां पे पूरा लॉस रहा। अगेन यहां पे बोलो ये क्या हो गया, फिर से एक मैं सर्कल निकाल लेता हूं, सर्कल इसको मैं इस तरह से बांट देता हूं, ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, समझा। सेल प्राइस में 3 कंपोनेंट है, बोलो एक एक करके, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और क्या प्रॉफिट, समझा। ये 3 कंपोनेंट है ना इसमें, बराबर, ये 3 कंपोनेंट में को मैं कंसिडर करता हूं, बराबर। अभी यहां पे देखो फिक्स कॉस्ट, अभी अगर मैंने सेल किया तो मुझे बाहर वालों को या एडिशनल जो पेमेंट करना पड़ता है वो कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट का, वो कौन सा पे करना पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल एक्स्ट्रा, ठीक है। इस ऑर्डर के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, या उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट वहां पे बोलते हैं। अब यहां पे देखो, अभी यहां पे देखो, देन ये वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन अगर छोड़ दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन अगर हमने छोड़ दिया, तो ये पैसा बाकी हो बचा हुआ पैसा किसके पास आएगा, ये वाला अपने पास आएगा ना, बाहर वालों को जो भी मटेरियल का वो गया ये अपने पास बचेगा, ठीक है। इट विल कंट्रीब्यूट टू योर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, बट अभी ये डिपेंड करता है कि सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस कम हो तो प्रॉफिट कम होता जाएगा, स्लोली कम होता जाएगा, जितनी सेल प्राइस कम होती जाएगी प्रॉफिट कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। देन वो किस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट, और सेल प्राइस कम है तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट वहां पे क्या है कि आपका रिकवर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट। तो ऐसी केस में अगर कोई भी अमाउंट मुझे मिल रही है जो मुझे मेरा वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं सेल प्राइस का यहां पे मैंने आपको दिखा दिया, ओके, अगर पहले रिकवर हो गया ये वाला पार्ट रिकवर हो गया, जो बाहर वालों को पे करना, कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया, बराबर, ये रिकवर हो गया। देन वहां पे क्या बोलेंगे हम, मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, बराबर, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। मेन कंसर्न ये है, ये पहले रिकवर होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बावजूद कुछ पैसा बच रहा है तो कौन सी कॉस्ट रिकवर हुई, फिक्स कॉस्ट रिकवर हुई, और उसके बाद में भी कुछ पैसा बच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, समझा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मुझे जो मिल रहा है उससे मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है, एंड स्टिल लॉस में हूं बट कम लॉस पे हूं पर कम लॉस पे, समझा। पहले रिकवरी किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव डिसीजन लेने पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसा मार्केट है, तो आपको सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लो, उसके ऊपर जो भी मिल रहा है उससे फिक्स कॉस्ट रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे चलेगा ना। पहले तो आपको जो भी प्रोवाइड किया उसके लिए 4 रुपए का मटेरियल लगता है, तो आपने 4 रुपए के मटेरियल के बदले में मुझे दे दिया 7 रुपए, 7 रुपीज दे दिया, 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो गया, ऊपर के 3 रुपए जो रिकवर हो गए उससे मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर होती जाएगी, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट मान लो कितनी है, 5 रुपए, जैसा ऊपर एग्जांपल में लिया था, 5 रुपए में से 3 रुपए रिकवर हो गए, स्टिल आई एम इन लॉस ऑफ 2 रुपीज। अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करता, 7 रुपए में सेल नहीं करता, तो मेरा लॉस होता 5 रुपए फिक्स कॉस्ट का, वो तो रिकवर होता ही नहीं ना। अभी लॉस कितना है, 2 रुपए का। तो कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना उतनी अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा है मतलब आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है प्लस प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, बट कंट्रीब्यूशन कभी नेगेटिव ना हो, क्यों, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, तो आपने वो सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका लॉस कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है यहां पे, बोलो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये समझा व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन समझा क्या, सबसे मेन वही बात है,
कंट्रीब्यूशन का कितना इंपॉर्टेंस है। फर्स्टली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, यस, ये समझ में आया ना। डन एवरीवन, क्लियर, आगे बढ़े। ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना कि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, ऐसा वहां पे कई बाउंसर्स है, ऐसा कूद के पकड़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना, ठीक है। मतलब आपको ये चीजें जो है वो लॉजिकल, देखो फॉर्मूला जो है, मैं पहले फॉर्मूला या वो चैप्टर या कहीं पे भी आता फॉर्मूला बता के वहां पे कहीं फॉर्मूला रट्टा मारना स्टार्ट कर दे, बट फॉर्मूला रट्टा मारने का प्रॉब्लम जो है, जब क्वेश्चन आता है डिसीजन मेकिंग का, तो सिर्फ फॉर्मूले पता होके काम नहीं बनता है। तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे जाना है, लॉस कम करना, ये स्ट्रेटेजी आपकी, वहां पे क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे केस में वो बोल रहे डिसीजन लेना है, क्या बोल रहे प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट आप ये सोच नहीं रहे लॉस कम हो रहा है, देन वो भी बड़ी गलती कर रहे हो ना, कि आपको ये पता है कि अगर नहीं लिया तो 5 रुपए लॉस है और लिया तो 2 रुपए लॉस है, इस बात से ही आप एग्री नहीं कर पाए लॉजिकली, तो ऐसे केस में आप डिसीजन लोगे नहीं, आप बोलोगे ये तो गलत है, लॉस में चल रहे हैं हम तो क्यों ले। ऐसा बिजनेस नहीं चलता, आपको इनिशियल पीरियड में तो स्पेसिफिकली देखना पड़ता है, या ऐसा जो कठिन समय आता है, ठीक है, जब वहां पे क्या चलता है, क्या बोलते हैं कि डाउन, ओके क्या बोलते हैं, रिसेशन, रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो ऐसे केस में आपको सर्वाइव करना पड़ता है कम लॉस पे, ठीक है। उस वक्त आपको देखना पड़ता है कंट्रीब्यूशन पे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पे आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आपने वहां पे ये चीज पे ध्यान नहीं दिया तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन से सॉरी फॉर्मूला से आप आंसर प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको लॉजिक साथ में क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। अभी एक वहां पे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। चलो यहां पे ये एग्जांपल लगता है तो लिख लो, ये एग्जांपल थोड़ा सा मैं प्रॉपर वे में यहां पे मेंशन कर देता हूं। मशीनरी कितना है, फिक्स कॉस्ट टोटल, फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज इक्वल टू 20 लाख, फिक्स कॉस्ट इन टोटल 20 लाख। नेक्स्ट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन मार्केट इज इक्वल टू 4 लाख यूनिट्स, 4 लाख यूनिट्स। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस में वहां पे क्या क्या आ जाता है बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ₹4, फिक्स कॉस्ट ₹5 एंड प्रॉफिट ₹1, प्रॉफिट ₹1। ठीक है, प्रॉफिट 1, क्लियर। और ये नॉर्मल 4 लाख सेल हो चुके हैं, ठीक है, 4 लाख नॉर्मल सेल हो गए। न्यू न्यू ऑर्डर ऑफ 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स, जो कि हम यहां पे मशीन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स टू बी सोल्ड एट ₹5 each। कैपेसिटी ऑफ मशीन is 5 लाख यूनिट्स। तो मतलब इसके हिसाब से तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसके हिसाब से,
5 लाख। एडवाइस कंपनी अबाउट डिसीजन टू टेक ऑर्डर ऑफ 1 लाख यूनिट और टू रिजेक्ट इट। टू रिजेक्ट इट। तो अगर एकदम सिंपल, मतलब मैंने समझाने के लिए सब वहां पे एस्पेक्ट बता दिया आपको कि लॉस बचाने के लिए वो भी लॉस में सेल करना पड़ता है। ये कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन होता है। ये सभी वहां पे चीजें बता दी। बट अभी यहां पे इसका आंसर बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो। ऑलरेडी 4 लाख यूनिट्स आर सोल्ड, ठीक है, और यहां पे और एक लिख दो, एंड calculate the profit or loss after sale of 1 lakh units and total profit or loss। चलो सबसे पहले हम नॉर्मल केस डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल केस है क्या, नॉर्मल केस क्या हो गया, 4 लाख यूनिट सोल्ड ऑलरेडी, सोल्ड ऑलरेडी, बराबर, 4 लाख यूनिट सोल्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके पीछे 4 लाख यूनिट सेल किए, बराबर, 4 लाख यूनिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना अर्न किया उसमें, 4 लाख इंटू 10, नॉर्मल सेल किए ना, नॉर्मल प्राइस पे, तो कितना 40 लाख, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4 लाख इंटू कितना आता है, 4 रुपीज है ना। मैंने 4 लाख यूनिट सप्लाई करने के लिए 4 रुपीज पर यूनिट खर्च किया है मटेरियल के लिए या जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसके लिए, माइनस फिक्स कॉस्ट, कितनी थी फिक्स कॉस्ट, 5 मतलब डायरेक्टली आप लेते हो 20 लाख, तो भी रिकवर हो चुके, नॉर्मल केस में रिकवर हो रही ना 20 लाख। आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया यूनिट्स के हिसाब से तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 लाख रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। एंड वहां पे क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट कितना बच गया, 4 लाख, प्रॉफिट कितना बच गया, नॉर्मल केस सोल्ड ऑलरेडी एट ₹10, मतलब नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं, नॉर्मल केस 10 रुपीज उसकी सेल प्राइस है। तो अभी क्या हो जाएगा, as fixed cost is covered and now there is only variable cost which is required to meet, राइट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट वहां पे रिकवर हो चुके, तो अभी मेरा एक ही बर्डन है क्या, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। वो अगर रिक्वायर, मतलब वो अगर मिल जाती है, उसके ऊपर कुछ पैसा मिल जाता है, तो वहां पे बात खत्म है, मुझे जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो प्रॉफिट ही है। तो डिसीजन लेते वक्त मेरे लिए फिक्स कॉस्ट इतनी मैंडेटरी नहीं बनती बाद में। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, ठीक है, मतलब मैं अभी मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बट वो कंट्रीब्यूशन और मार्जिनल कॉस्टिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आ जाएगी कि ऑर्डर लेना है कि नहीं लेना है किसी भी वहां पे, या ये ट्रिप हमें कंप्लीट करनी कि नहीं, ठीक है, कोई भी वहां पे क्या, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इवन इस केस में भी वहां पे कल मैंने ओला का बता दिया था, एक मुझे ट्रिप मिल रही, ठीक है, तो मैंने वो ट्रिप लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आप वहां पे देखते होंगे कि जहां पे गांव से, मतलब पुणे से बाहर जा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि लोग रुके होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो आने जाने वाली जो कार्स होती है उनको हाथ करते हैं कि छोड़ दो वहां पे जा रहे हो तो, ठीक है, मतलब मान लो मुंबई जा रहे हो तो वहां तक छोड़ दो, ठीक है। तो ये बस, ये जो पर्सन है जो जा रहा है, ये जो पर्सन जो जा रहा है वहां से किसी को पिकअप करने के लिए जा रहा है, मान लो पिकअप करने के लिए जा रहा है, तो वैसे भी उसे जाना ही है, ठीक, वैसे भी उसे जाना ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो ये नहीं बोलेगा पर किलोमीटर जो है वो 7 रुपीज के हिसाब से दे दो, तो कितने किलोमीटर होते हैं, 300 किलोमीटर होते हैं, तो 300 × 7, आप एक काम करो 2100 रुपए दे दो, वो ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों,
क्योंकि जो 2100 रुपीज जो पेट्रोल का मतलब 5 रुपए पेट्रोल का कल मैंने बोला था 300 किलोमीटर हो रहे मान लो, तो 1500 रुपए एज इट इज खर्च होने वाले, उसे जाना ही है। तो क्या सोचता है कि ठीक है वो तो जाना ही है, तो मैं उसको क्यों सोचो, इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर मी इन डिसीजन मेकिंग, ये भी रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो तो खर्च होने वाला है, वो तो हो रहा है, वो तो होगा, ठीक है। देन वो बोलता है कि एक काम कर दो 300 रुपए दे दो, तो आप खुश हो जाते हो, चलो 300 रुपए में क्या हो रहा है, 300 रुपए में क्या हो रहा है, ऐसे बस में जाना, वहां पे सभी लोगों ने, ठीक है, केसरी, ठीक है, सभी वहां पे किया होगा, उससे बेटर अच्छी गाड़ी में बैठ के जाए तो आप 300 रुपए वहां पे दे रहे हो, या 400 500 मांग रहे हो तो भी दे रहे हो, बट वो कितना खर्च कर रहा है उसके लिए 1500, क्योंकि ये जो है वो उसके लिए एडिशन है, उस वक्त उसके लिए जो जाने आने का खर्चा जो है वो क्या बन गया, नॉट रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो उसे कहीं से और कहीं से पैसे मिल रहा है, तो उसके लिए ये जो 300 500 मिल रहा है वो क्या है, एडिशन है, उस वक्त तो कॉस्टिंग करते नहीं बैठेगा उस तरीके से। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसने कॉल किया होगा मुंबई आके पिकअप करना है एयरपोर्ट पे, ठीक है, कॉल किया होगा मुंबई आके पिकअप करना, ठीक है, आपको पता होगा मुंबई से जो वहां पे क्या बात है एयरपोर्ट से, ठीक है, वो चार्जेस उसी हिसाब से लेते हैं कि वापस भी तो जाना है, यहां पे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो उसको हम बता देंगे आज आना पड़ेगा वहां पे, आके वहां पे क्या कि आपको लेके आना पड़ेगा, ये सभी चीजें हैं, ठीक है, तो दोनों साइड का वहां पे क्या कि मुझे खर्च चाहिए। अगर आपने दोनों साइड को उनसे ले लिया तो उसके बाद में आप वहां पे जो पर्सन आ रहा है जाते वक्त कोई साथ में नहीं है ना, तो उस वक्त जो बैठ रहा है उसके पास से उसने बोला 500 रुपए तो लोगे क्या, यस। उसने बोला 400 रुपए लोगे क्या, यस। उसने बोला 300, क्या प्रॉब्लम है, उसको कॉस्ट रिलेवेंट नहीं बनती, वही मैं बोल रहा हूं, यही मैं समझा रहा हूं, ठीक है, कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी तो आपको एक ही कॉस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, अगर वो रिकवर होगी, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है, और वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि एडिशनल कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्टिंग मतलब क्या, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, तो हम एडिशनल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और एडिशनल कितना रेवेन्यू आने वाला है वो देख रहे हैं, तो उस केस में वहां पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है, तो यहां पे लिख देना एज फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी recovered in normal situation, now only बोलो क्या, now only is relevant, in other word we should focus on marginal oblique additional cost only, additional cost only, margin मतलब डन। तो now therefore cost of producing additional 1 lakh units, 1 lakh इंटू कितना 4 रुपीज ना, कितना आता है 4 लाख, एंड रेवेन्यू पब्लिक सेल कितना होगा 1 लाख इंटू 5, तो कितना 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देयरफॉर प्रॉफिट additional sale of 1 lakh unit is rupees 1 lakh, therefore total profit on sale of 4 lakh units कितना था प्रॉफिट ऊपर 4 लाख, ऊपर आया था ना 4 लाख, और प्लस ऑन सेल ऑफ
5 लाख। डन, एवरीवन इज क्लियर नाउ? ठीक है, तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। या एक यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो उससे जो कॉस्ट बढ़ जाती है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नया एक यूनिट प्रोड्यूस करना उसके लिए जो कॉस्ट बढ़ जाती है वो क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नया एक यूनिट प्रोड्यूस करना हो, एक बार ये देख लेना। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट जो है ना, ओके, ये एक्चुअली एडवांस लेवल की कंसेप्ट है, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट नहीं है। बेसिक कंसेप्ट में मार्जिनल कॉस्ट इतना ही बोला है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने से जो एडिशनल कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट है। आप लगता है तो बेसिक चेक कर लेना, ठीक है, उतना ही है। ठीक है, बट वहां पे क्या होता है कि जब हम डेप्थ में जा रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग समझना चाहते हैं, तो सिर्फ मैं इतना बता दूं, ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड उसके बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, इसका डिसीजन मेकिंग में रोल क्या है, कितना बड़ा रोल है, ये वहां पे आपको समझना पड़ेगा। और हमारे दिमाग में आज तक वही होता है कि अगर जो भी कॉस्ट है उससे 1 रुपए भी कम मिल रहा है तो हम लॉस में है। ठीक है, बट बहुत सी बार कम लेने से भी वहां पे लॉस होता है, बट लॉस रिड्यूस भी होता है, क्योंकि उससे कुछ कंट्रीब्यूशन जो एडिशनल पैसा मिल रहा है वो किसकी तरफ एडजस्ट हो रहा है? किसमें बोलो? किसमें? फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो आपके पास से जो मुझे 10 रुपए मिल गए उसमें से 4 रुपए तो मैंने मटेरियल के लिए हो गया, पे कर दिया, मेरे हाथ में कितने बचे? 6 रुपए। ऑलरेडी मैंने कुछ फिक्स कॉस्ट की थी, वो रिलेवेंट नहीं थी आपके हिसाब से, वो तो मुझे करनी ही पड़ती थी। ठीक है, उसमें से वहां पे क्या हो जाए? 5 रुपए फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, 1 रुपीज मेरे हाथ में बच जाएगा। तो आपने एडिशनल जो मिला आपको, ये मटेरियल 4 रुपए का मिला, 4 रुपए का मटेरियल मिला, 4 रुपए का आपके लिए 4 रुपए खर्च हुआ था, आपने पे किया 10, बराबर? तो आपने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया? 6। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि ठीक है, ये करने के लिए आपको भी तो कुछ खर्च आया, आप भी तो मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ एडिशनल पैसा, तो वो कितना है? 6। ठीक है, और 6 में से वहां पे क्या हो गया? 5 मेरी फिक्स कॉस्ट की तरफ एडजस्ट हो रहा है, 1 रुपए मुझे बच रहा है। क्लियर? तो इस वजह से वहां पे कैसे कंपोनेंट्स वहां पे आ जाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे आते हैं हमेशा याद रखना। कंपोनेंट्स में यहां पे मैंने लिख के दिया था, ठीक है, क्या ब्रेकअप करके दिया था ना इसका, कहां पे गया वो? हाँ, ठीक है, सेल प्राइस कैसे आती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से आप अगर देखते हो तो ये जो है, ये जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है, ये मुझे रिकवर करना है। ओके, ये मुझे रिकवर करना, मतलब रिकवर करना इन द सेंस कि वेरिएबल कॉस्ट तो होनी चाहिए, वो तो कंपलसरी है। ठीक है, मेरा अगला टारगेट क्या है? पहले क्या? वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। अगला टारगेट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट के बाद में पहला प्रेफरेंस किसे? पहला प्रेफरेंस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा फिक्स कॉस्ट, देन प्रॉफिट, बराबर ना? तो आप अगर वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर चले गए हो ऑलरेडी, ठीक है, तो आप रिडक्शन इन क्या, लॉस रिडक्शन मोड में हो। अभी लॉस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर चले गए, बट आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही, तो आप उल्टा क्या कर रहे हो? लॉसेस और एक्स्ट्रा इनकर कर रहे हो, जितने हो रहे हो उससे ज्यादा। मतलब 4 रुपए का जो मटेरियल लगता है, मैं 3 रुपए भी रिकवर नहीं, 4 रुपए भी रिकवर नहीं कर रहा हूं, तो मैंने बंद ही करना चाहिए बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट की कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है, फिक्स कॉस्ट है, वो तो रिकवर हो नहीं रही, प्लस ये 4 रुपए जिसमें मैं डाल रहा हूं इसे बनाने के लिए एडिशनल, वो भी तो रिकवर नहीं हो रहे। हर यूनिट के पीछे मुझे 1 रुपीज एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। ठीक है, और वो लॉसेस क्या हो जाएंगे? अक्यूमुलेट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो जो फिक्स कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट है, वो तो छोड़ दो, वो तो हो गया, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। प्लस ये 4 रुपीज, उसमें भी 3 रुपए ही मिल रहे हैं, तो 1 रुपए हर यूनिट के पीछे मुझे एक्स्ट्रा लॉस जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में मैंने बिजनेस ही नहीं चलाना चाहिए। सो पहला प्रायोरिटी क्या आ जाती है? समझा क्यों मार्जिनल कॉस्टिंग की क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको क्या करना है उसमें, पहला टारगेट बोलो वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट, एंड तीसरा क्या? प्रॉफिट। इस वजह से सबसे पहले क्या दिखा जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। ये देखा जाता है कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है क्या? अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली आप या तो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस रिड्यूस कर रहे हो। तो ये डिसीजन लेना इतना भी प्रॉब्लमेटिक शायद से नहीं है। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहे तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो पूरा लॉस उठा लो या फिर कम लॉस उठाओ, यही चॉइस बचती है आपके पास। तो ऐसे केस में ये चॉइस आपके पास बच जाएगी। क्लियर? मतलब यहां पे सर ऑडिट भी आप करो क्या?
यहाँ पे फेस टू फेस के भी कुछ बच्चे वही बोल रहे थे उस दिन, एक आदमी क्या क्या करेगा। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, घर पे वहां पे छोटी छोटी बीवी बड़े बड़े बच्चे भी है, ठीक है, तो वहां पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आज बर्थडे है और मैं मेरी सगी बीवी को छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो कितना बोल रहे थे आज के दिन छुट्टी दे दो, आज बर्थडे आपका, कितना मेहनत करोगे। मैंने बोला कि नहीं, स्टूडेंट्स का करियर इंपॉर्टेंट है। डन। तो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट बोलो। अच्छा एक मुझे बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इक्वल है तो, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इक्वल है तो, सोच के बताना, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इक्वल है तो लॉस रिड्यूस हो जाएगा, कैसे। नहीं नहीं, ओके, कंट्रीब्यूशन के साथ, आप सेल के साथ कंपेयर मत करो। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब उसका तो टेंशन गया, ठीक है। ध्यान दो, अगर वो मुझे बोलता है 9 रुपीज में बेच दो, अगर दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं 9 रुपीज में बेच दो, ठीक है, तो 9 रुपीज में बेच रहा हूं, मतलब उसमें से 4 रुपीज मैं अभी कांस्टेंट रखूंगा। क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मोस्टली मैं मैक्सिमम केसेस में कांस्टेंट रखता हूं। 5 रुपए क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एंड 1 रुपीज क्या है, प्रॉफिट है। इस तरह से 10 रुपीज प्राइस है। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, क्या बात है, लव यू ऑल, ठीक है। यहां पे भी आंसर आ गए थे बट आपको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो हाँ, यस, ओके, आपका फिक्स कॉस्ट कितना, मतलब देखो मैंने क्या बोला, 9 रुपए है, 9 रुपए में से वेरिएबल कॉस्ट चली गई, सेल प्राइस में से वेरिएबल, सेल प्राइस कितनी बोल रहे हो वो 9 रुपीज, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट चली गई 4 रुपए, तो 5 रुपए बचा हुआ है। 5 रुपए क्या है, कंट्रीब्यूशन है, और 5 रुपए अगर कंट्रीब्यूशन ये किससे इक्वल है, फिक्स कॉस्ट से, मतलब आपका 4 रुपए तो रिकवर हो चुका है, 4 रुपए तो रिकवर हो चुका है, और 5 रुपए जो है वो भी मिल चुका है। इसका मतलब आप किस पे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी आप मुझे बताओ, बहुत से स्टूडेंट इसमें वहां पे दिमाग खाते हैं कि सर ब्रेक इवन पॉइंट या यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, ब्रेक इवन, ओके। अभी आप देखो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करें, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 20 लाख है, मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 20 लाख है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20 लाख है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन मान लो नॉर्मल केस में, नॉर्मल सेल प्राइस में बोल रहा हूं मैं, 10 रुपए पे सेल करता हूं, 10 रुपए पे सेल करता हूं, अगर 10 रुपए पे सेल करता हूं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जाने दो 4 रुपए, 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट जाने दो, कितना 6 रुपए मुझे मिलेगा। तो मुझे ऐसे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊं। मुझे सिर्फ क्या रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी, समझा ना, मुझे क्या रिकवर करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाना, वेरिएबल तो रिकवर होगी, तो क्या रिकवर करना है, फिक्स कॉस्ट, तो मैं किस पे जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाने के लिए मुझे एडिशनल कितना पैसा चाहिए आपके पास से, पर यूनिट आप 6 रुपए दे रहे हो, ऐसे कितने यूनिट के पीछे चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया, 20 लाख डिवाइड बाय क्या, 6 रुपीज, समझा ना। अगर 10 रुपए पे सेल हो रहा है, अगर 10 रुपए पे सेल हो रहा है, 9 रुपए पे सेल हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन हर केस में कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर 10 रुपए पे चेंज हो रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन 6 है, और 9 रुपए पे सेल हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 है। वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, हर एक केस में वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ही दो हमेशा, वो तो आनी ही चाहिए। एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उस पर मेरा ज्यादा ध्यान है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे अगर एक्स्ट्रा 6 मिल रहा है, अगर मैं सेल कर रहा हूं 12 रुपीज पे और वेरिएबल कॉस्ट है 4, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 8। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना जल्दी आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर होती जाएगी, और आप किस पे पहुंच जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो आप क्या करोगे देन, 20 लाख मुझे रिकवर करने, और कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 8, तो कितने 2,50,000 यूनिट्स। वहीं पे मैं चेंज कर देता हूं, अगेन 9 रुपीज कर देता हूं, यहां पे सेल प्राइस 9 माइनस क्या 4 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना है 5, ठीक है। तो 5 रुपीज कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे 5 रुपीज के हिसाब से कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 4 लाख। अगर मैं 9 रुपीज पे सेल करता हूं तो मैं 4 लाख यूनिट बेचूंगा, तो मैं किस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊंगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। मेरा अगला टारगेट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट तो होनी चाहिए, नहीं तो मैं सेल ही नहीं करूंगा। पहला एक याद रखो, वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिले सेल ही नहीं करूंगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर नहीं हो रही तो सेल कर सकता हूं मैं, लेकिन उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, देन मुझे प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, और उसके ऊपर जो मुझे मिल रहा है वो प्रॉफिट है।
ठीक है। तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आना चाहता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल के मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना टोटल में आना चाहिए, जितना फिक्स कॉस्ट है। तो मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दिया। कितना है, डिपेंड, आप कितने में सेल करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 9 रुपीज में सेल कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन 5 है, 10 में सेल करो कंट्रीब्यूशन 6 है, और 12 में सेल करो कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 है। तो हर एक के हिसाब से क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट अलग अलग आ जाएगा। जितनी ज्यादा प्राइस रखोगे उतना कंट्रीब्यूशन, प्राइस रखने के पीछे ये भी होता है कि डिमांड आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 12 रुपीज में सेल हो सकता है, 12 रुपीज प्राइस रख के आप 8 रुपए कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, एक्स्ट्रा ले सकते हो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 लाख। कितना, 12 रुपीज पे बेचते हो तो 20 लाख डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा, 2,50,000। कितना हो जाएगा, 2,50,000। इसे क्लियर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, मैंने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं आपको, आपने ही बता दिया, डिवाइड कर दो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखना ही नहीं है फॉर्मूला आपको, ठीक है। मैं कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने नहीं बोलूंगा, आप समझ लो फॉर्मूला आ जाता है कि कैसे निकालो। आपने डायरेक्टली किया ना, डिवाइड कर दिया, 20 लाख को डिवाइड कर दिया, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको रुपीज में कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो ना, 10 रुपीज 12 रुपीज जो भी है ना, ठीक है। या डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय सेल्स कर दो, आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है, जो भी है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे ना ही हमें प्रॉफिट होगा ना ही हमें लॉस होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कि जहां पे सिर्फ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, मतलब क्या सिचुएशन क्या है, कॉस्ट रिकवर हो रही, कौन सी, वेरिएबल तो पहली हो गई, क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हो कि सबसे पहले क्या करें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा फोकस किस पे, कंट्रीब्यूशन, ये एक्स्ट्रा पैसा है टुवर्ड आवर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो उसमें से अगला रिकवरी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट अगर रिकवर होगी तो हम ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे जहां पे प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, तो फिक्स कॉस्ट रिकवर कितने यूनिट्स में होंगे, तो जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है, ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 5 8 जो भी है, सेल प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो उससे डिवाइड कर दो, आपको पता चलेगा इतने यूनिट्स मैंने बेचे, ओके। अगर 9 रुपीज पे तो 4 लाख यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 9 रुपीज पे सेल कर रहे हो। अगर आप 8 रुपए पे सेल कर रहे हो तो आपको कितने बेचने पड़ेंगे, ठीक है, सॉरी 12 रुपीज पे बेच रहे हो तो 8 रुपए कंट्रीब्यूशन होगा, तो कितने बेचने पड़ेंगे, 2,50,000। मतलब आपको फॉर्मूला कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना समझोगे उतना आप याद रख पाओगे, अदरवाइज क्या हो जाता है, वो रट्टा मारने जैसा वहां पे हो जाता है कि हमने मल्टीपल फॉर्मूलाज है, मल्टीपल फॉर्मूलाज आप याद करते हो ना तो कंफ्यूजन होता है, ये फॉर्मूला इसका था या उसका था। बट आपको ये पता है कि मुझे फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, मुझे फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। आपको ये लॉजिक पता है कि क्या रिकवर करना है, वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन जब हम निकालते हैं ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लिए या एडजस्ट कर लिए, तो बचा हुआ जो है वो कितने तक मुझे कमाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए फिक्स कॉस्ट। तो आपको फॉर्मूला तो समझेगा ना, फिक्स कॉस्ट मुझे कमानी है किससे, कंट्रीब्यूशन से, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट है, यस समझा। मतलब ये तो आगे की बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में जाना है, ठीक है। बट यहां पे अभी बात निकली है तो कितनी चीजें कनेक्टेड आगे हो जाती है, एक चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो उससे कनेक्टेड चीजें वहां पे क्या कि आगे बनने लगती है, ठीक है, और सिंप्लीफाई भी वहां पे लगती है। क्लियर, कोई डाउट। तो आज वहां पे हम मतलब आप आगे देखो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा कह सकते हैं, तो दिस वन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि जहां पे एक होता है ना बेस, कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का एक बेस जो होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो थॉट प्रोसेस जब खुलता है तो आगे की चीजें, मतलब अगली बार जब मैं पढ़ा दूंगा तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, तो आप वहां पे सोचोगे यार मुझे तो वेरिएबल कॉस्ट किसी भी कंडीशन में रिकवर करनी है, नहीं तो मैं बेचूंगा ही नहीं, बंद कर दूंगा बिजनेस, घर पे चला जाऊंगा। अगर मैं नोट्स के 800 रुपए रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या करूं बिजनेस, उससे बेटर मैं जॉब के लिए चले जाऊं, यहां पे बैठू ना, ठीक है। उसके ऊपर कुछ आ रहा है तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा तो मतलब दुखी हूं, बट उस दुख में भी खुशी है, ठीक है, ठीक है, सुख है। क्यों, क्योंकि पहले जो लॉस होने वाला था ज्यादा वो थोड़ा कम हो गया। देन आप फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हो, फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद में आप कौन से पॉइंट पे आ जाते हो, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं, उतने यूनिट बेचने के बाद, एंड देन उससे भी ज्यादा बेचते हो तो उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करते हो। और किसी भी बिजनेस में ये जो है स्टेज स्टार्टिंग में आते ही है, बहुत ही कम ऐसे बिजनेस होंगे जहां पे पहले दिन से ही वहां पे अच्छा खासा सेल होने लगा, ठीक है, बहुत ही वहां पे क्या ही मतलब ऐसा कम मिलता है, स्लोली स्लोली वो बढ़ते जाते हैं ना, ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, ऑर्डर्स मिलते जाते हैं, पहले 1-2 महीना लॉस में है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं कि किसी तरह से
फिक्स कॉस्ट जो लग रही है उनको टेंशन आ रहा है, अरे यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज काम करे, इनको पैसा देना है, वो तो कैसे तो भी रिकवर हो जाए, ये उनके दिमाग में रहेगा। ठीक है बराबर। तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो जाएगा, ये स्लोली स्लोली प्रोसेस कंप्लीट करते हुए हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अगर लॉजिक समझ में आया हो, कौन सा पहले कौन सी कॉस्ट कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। पहले कौन सी कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, वेरिएबल। ठीक है, तो मिनिमम मैं 4 रुपए से ऊपर ही प्राइस सकूं, ये तो पहला कंडीशन है मेरे लिए। ठीक है, देन ऊपर जो मुझे मिल रहा है उससे क्या हो जाएगा, मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर होने लगेगी। ठीक है, और उसके ऊपर भी मैं जो कमा रहा हूं वो प्रॉफिट वहां पे हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट जिस पॉइंट पे रिकवर हो जाती है, ठीक है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट। और कैसे रिकवर होगी, वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ के रिकवर होगी ना ऊपर का अमाउंट, तो इस वजह से वो से हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी एडजस्ट कर दी, तो जो ऊपर मिल रहा है उससे पहले मैं फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लूंगा, देन प्रॉफिट रिकवर कर लूंगा। ठीक है, डन। यस, होप सो मैंने क्या बोलते हैं कि इस कंसेप्ट के साथ क्या न्याय किया, जस्टिस किया कि ये कंसेप्ट आपको समझाने में वहां पे जो एफर्ट्स लगने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप याद रखना, अभी इसके आगे मैं मार्जिनल, अगर इसके आगे मैं कंटिन्यू कर लू ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी है। ठीक है, बट ये देखो क्या होता है, मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं समझाया तो आगे अलग अलग चैप्टर में वहां पे क्या होने वाला है, आपको दिक्कत आने वाली कि पता ही नहीं कंट्रीब्यूशन, आज नहीं तो कल समझाना ही है। ठीक है, और वहां पे कैसा होता है कि सर थ्योरी के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी पढ़ा दो। ठीक है, कि सर को प्रैक्टिकल पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, तो ये भी वहां पे डेमो हो जाता है कि आज सर ने तो ये डिफिकल्ट वाली कंसेप्ट भी समझा दी, दिमाग में डाल दी कि क्या होता है, क्यों करना होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एंड हम फॉर्मूले रटेंगे नहीं, ओके, याद करेंगे नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी बड़े बड़े फॉर्मूलेज वहां पे है, वो फॉर्मूलेज भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वो अगर नहीं समझ में आ गया तो इतना कंफ्यूजन होता है कि हर एक फॉर्मूला सिमिलर दिख रहा है, एक छोटा सा पॉइंट चेंज होता है, आपको अगर समझ में आ गया क्यों चेंज हो रहा है तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली समझाए कि क्यों चेंज हो रहा है, तो आप वहां पे फॉर्मूला एक याद कर, या एक समझ में आ गया तो उसके नीचे चेंजेस करते जाओगे और नया फॉर्मूला बनता जाए। समझ में आ गया, अदरवाइज उसके हर एक के फॉर्मूलेज याद रखना मतलब वो सबसे डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली सास भी कभी होती है, वैसे टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। ठीक है, तो मैं इस फेज से गया हूं, एक्सप्लेन नहीं किया, इस वजह से मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी याद रखने में, और जब वो समझा तो मुझे टेंशन है ही नहीं। आप अगर बोल दो ठीक है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या, मैं बोल दूंगा ठीक है कल से पढ़ा देंगे, ठीक है, पढ़ने की जरूरत है नहीं, पता है क्या फर्क है। अब मैं फॉर्मुलेज याद करता तो शायद से बीच में जो टीचिंग में गैप हो गया था उसमें मैं भूल ही जाता ना, जो चीजें आपने याद की है वो आप भूल गए, और जो चीजें आपने फील की है वो आप भूलना चाहते हो लेकिन नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, अभी भी याद आ रही है, कसरत तरीके होते हैं। ठीक है, तो भूल नहीं पा रहे, शाम को ऐसा बैठते ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो वैसा होना चाहिए। आप वो फील करो, आप वो वहां पे क्या है कि उससे प्यार करो, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या है कि उससे आप कनेक्ट हो जाओगे एंड सभी चीजें याद आ जाएंगी। यस, क्लियर। तो सभी स्टूडेंट ने लाइक किया है, आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। यस रितिका, इसके बारे में मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा जो चीज है। ठीक है, अब सो और सभी स्टूडेंट को एक काम करना है मेरे लिए कि ये जो कल का लेक्चर है अगर उस पर आपने कमेंट नहीं किया, आपने फीडबैक शेयर नहीं किया है तो थोड़ा तो शर्म करो। सर रिक्वेस्ट थी या गाली थी, ठीक है, अरे अरे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका फीडबैक वहां पे शेयर करो। ठीक है, तो जाके वहां पे इस लेक्चर के नीचे नहीं बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, मैं पहले लेक्चर के नीचे बोल रहा हूं कि वहां पे आप फीडबैक शेयर कर देना एंड ये लेक्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। ठीक है, ताकि उनको भी उन तक भी ये पहुंचाना है। ओके, चल यस, ठीक है, तो आज के लिए ये समझा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछना है इसके बारे में फिर भी नहीं, श्योर, डन, क्लियर, अच्छे से लिख लिया। ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, अगली बार ओके मुझे एक ये जो है हाँ अभी मैंने बता दिया कल परसों लेक्चर नहीं है, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, आज तो मेरा बर्थडे है, तो ठीक है मैं अपने आप को क्या बोलूंगा। ठीक है, इस वजह से मैंने लेक्चर ले लिया। ठीक है, लेकिन बेटी का बर्थडे या मैम का बर्थडे हो तो उस केस में वहां पे क्या है कि मैं जनरली छुट्टी लेता हूं ताकि साल भर मुझे सुनना ना पड़े।
ठीक है, नहीं तो वो साल भर सुनना पड़ता है ये सभी चीजें, क्या हम तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, हम है ही क्यों, शादी क्यों की, ठीक है। तो ऐसी वाली बातें वहां पे क्या है कि अभी इसका आंसर क्या दे, शादी क्यों की, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वो। ओके चलो मिलते हैं, बाय बाय।